कहीं चले जाओ अभी जाके नींबू निचोड़ रहे हो। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और दिल और दिमाग से पढ़ाने का प्रूफ ये है कि हम लोग यहां पे एक नई सीरीज लेके आए हैं जहां पे हम लोग 9th के वन शॉट्स विद एक्सपेरिमेंट डाल रहे हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने 10th के तो वन शॉट डाले थे, 11th के भी, लेकिन इस बार हम लोग 9th के भी वन शॉट्स विद एक्सपेरिमेंट डाल रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स के वन शॉट आ चुके हैं मेरी तरफ से विद एक्सपेरिमेंट, जो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग और मोशन। इन दोनों के वन शॉट अपलोड कर दिए गए हैं विद एक्सपेरिमेंट। और कहने को वन शॉट है, हर चीज़ डिटेल में डेप्थ में जाके पढ़ाई है। और एक बार अगर आप वन शॉट देख लोगे तो मुझे लगता है भूलोगे नहीं, जाके चेक करना। और जिसने चेक कर रखा है कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगे। तो आज हम लोग हमारा तीसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, बायो के लेक्चर्स सोना मैम अपलोड कर ही रही हैं। अब इस मैटर अराउंड अस प्योर जो है वो एक काफ़ी बड़ा चैप्टर था, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने इसमें से एक मेजर हिस्सा यानी सेपरेशन टेक्निक्स वाला हिस्सा हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, जो कि इस चैप्टर का 30% था। तो अब इस चैप्टर का सिर्फ 70% बचता है। तो ये चैप्टर अब हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग वाले चैप्टर जितना ही बड़ा हो जाता है, पहले उससे काफ़ी बड़ा चैप्टर था। चलो अब इस मैटर अराउंड अस प्योर एक्चुअली में आपसे एक सवाल पूछ रहा है अपने आप में कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। चलो मैं ना कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ चैप्टर को शुरू करने से पहले, एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करने के लिए। इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ना दे, अपने मन में दे, बिकॉज बहुत सारे सवाल लगातार आएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला सवाल, आप मुझे अपने मन में ऐसी कोई 5 चीज़ें सोच के बताओ जो आपको लगता है आपके घर में प्योर है। प्योर, आप ये मत कहना मेरा दिल बहुत प्योर है सर, बेटा नहीं, पहली बात तो नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे ऐसी चीज़ों की बात नहीं हो रही है, ऐसा मैटर जो आपके आसपास है और आपको लगता है वो प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है। कुछ 3 4 5 सोच लो। तो अगर आपको प्योर का एक्चुअल मतलब पता है तो मुझे लगता है आप 3 या 4 या 5 चीज़ें अपने घर में सोच भी नहीं पाओगे जो प्योर है। अब आपने अपने घर में क्या सोचा होगा? चलो अगर मैं पानी को वाटर फिल्टर से पास कराता हूँ, जो हमारे घर में पानी को फिल्टर करने के लिए वाटर फिल्टर लगे होते हैं, उससे पास कराता हूँ, तो जो पानी बाहर आ रहा है क्या वो प्योर है? आंसर नहीं। कैसे, मैं समझाता हूँ अभी आपको। आपके घर में जो आपके पेरेंट्स ने ज्वेलरी पहन रखी है, चाहे वो कोई नेकलेस पहन रखा हो, चेन पहन रखी हो, चाहे वो कोई ईयररिंग्स पहन रखे हो, क्या वो प्योर है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में जो टाटा नमक, देश का नमक या कोई भी और सॉल्ट आता है, क्या वो प्योर होता है? आंसर नहीं, बिकॉज साइंस के लिए प्योर का मतलब कुछ और है। आओ ज़रा समझें। हमारे घर में जो पानी आ रहा है, जिसको आप अभी टैप वाटर कह दो, आप सबको पता है टैप वाटर तो किसी भी हाल में प्योर है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो भैया मिट्टी भी होगी, क्लोरीन भी होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। लेकिन अगर मैं उस पानी को फिल्टर से पास करा के बाहर भेजूं तो क्या अब वो प्योर है? आंसर है वो अभी भी प्योर नहीं है। अगर मैं बोलूं फिल्टर्ड वाटर, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो पानी है वो फिल्टर होके बाहर आया है, फिल्टर्ड वाटर है, तो क्या वो प्योर है? तो आंसर है नहीं, ये भी हमारे लिए प्योर नहीं है। क्यों नहीं है भैया प्योर? क्योंकि फिल्टर्ड वाटर जो बाहर फिल्टर होके आया है उसमें पानी के अंदर मिनरल्स तो होंगे, तो एक्चुअली वो वाटर नहीं है आपके घर में, वो मिनरल वाटर है। और वाटर के अंदर मिनरल्स ऐड हुए हुए हैं। तो प्योर क्या है? तो हमारी केमिस्ट्री के लिए प्योर वो है जिसमें कोई भी और चीज़ ऐड ना हो रखी हो। अब किताबें कहती है जिसमें इम्प्योरिटी ऐड ना हो रखी हो, लेकिन इम्प्योरिटी का मतलब बच्चे गलत समझ के बैठे। इम्प्योरिटी का मतलब गंदगी नहीं है, इम्प्योरिटी का मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है। जैसे कि आपके घर में जो सॉल्ट पड़ा हुआ है, शायद आपने 7th 8th में पढ़ा, उसके अंदर आयोडीन मिक्स किया जाता है। अब आयोडीन एक गंदगी नहीं है, लेकिन ये एक इम्प्योरिटी है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इम्प्योरिटी एंड गंदगी। आयोडीन हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, हमें गॉइटर से बचाता है, अगर आपको 7th 8th याद हो तो। बट हमारे घर के नमक में आयोडीन डला हुआ है। बट क्या हमारे घर का नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, कुछ को पता होगा, कुछ को आगे जाके पता चलेगा। तो क्या हमारे घर का नमक प्योर है? क्या उसमें सिर्फ NaCl है? आंसर है नहीं, उसमें सिर्फ NaCl है, ऐसा कहना गलत होगा, बिकॉज उसमें NaCl के साथ साथ आयोडीन भी मिक्स हो रखा है। ऐसे हमारे घर में जो ज्वेलरी है, आपको पता होगा शायद 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है प्योर गोल्ड। अब हमारे घर में जितनी भी ज्वेलरी है वो 24 कैरेट की तो नहीं है, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो सॉफ्ट होता है। अगर मैं जोर से दबाऊंगा तो मेरे इंप्रेशन छप जाएंगे, चेन्स टूट जाएंगे, इयररिंग्स टूट जाएंगे। सॉफ्ट होता है वो गोल्ड। सॉफ्ट मतलब लाइक चॉकलेट समझ लो, जो मतलब वैसे तो हार्ड है बट दबाओगे तो शेप चेंज कर लेगी, ऐसा होता है गोल्ड। तो उसको हार्ड करने के लिए उसके अंदर कॉपर या सिल्वर मिक्स किया जाता है। तो हमारे घर में जो गोल्ड होता है वो प्योर नहीं है, वो 22 कैरेट 23 कैरेट होता है।
24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती है। तो इसका मतलब वो भी क्या नहीं है, प्योर नहीं है। क्योंकि प्योर का मतलब है उसमें सिर्फ वही हो जिसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं बोलता हूँ डिस्टिल्ड वाटर, नाम सुना होगा आपने, डिस्टिल्ड वाटर प्योर है क्योंकि उसमें सिर्फ H2O होता है। अगर मैं कहूँ NaCl, जो मेरी लैब में पड़ा होता है, प्योर NaCl, वो खाने लायक नहीं होगा बिकॉज उसमें आयोडीन नहीं होगा। तो प्योर NaCl, घर का नमक प्योर नहीं। वहीं पर 24 कैरेट गोल्ड प्योर है। हाँ, अगर आपके घर में डायमंड है, डायमंड काइंड ऑफ प्योर हो गया क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बन होता है और कुछ नहीं। द पॉइंट है कि उसमें कोई और फॉरेन चीज, कोई और बाहर की चीज ऐड ना हो रखी हो तो वो हमारे लिए प्योर होगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं दोबारा से क्वेश्चन, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास जो भी मैटर है क्या वो प्योर है, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर होगा नहीं। हमारे आसपास प्रेजेंट मैटर प्योर नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं अपने आसपास 100 मैटर्स को देखो तो 100 में से 99 इम्प्योर मिलेंगे आपको। जिस कमरे में अभी हूं इसमें 100 में से 99 चीजें इम्प्योर है। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इसका आंसर एक्चुअली में नो है। आओ अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो जितने भी मैटर है, हम लोग मैटर के बारे में तो पढ़ चुके हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, प्योर और इम्प्योर के बारे में। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो सब्सटेंसेस विच डजंट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज। अब आपको प्लीज ये ध्यान रखना है कि इम्प्योरिटीज का मतलब गंदगी नहीं होता। इम्प्योरिटीज का मतलब ऐसी कोई चीज जो उस बॉडी का हिस्सा नहीं थी, जैसे आयोडीन NaCl का पार्ट नहीं होता बट हमने मिक्स किया है तो इम्प्योरिटी हो गया हमारे लिए। बट इम्प्योरिटी वो गंदी नहीं है, आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं, बात करेंगे अभी, लेकिन पहले कुछ प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि बहुत कम ही एग्जाम्पल है। तो 24 कैरेट गोल्ड, क्या 24 कैरेट गोल्ड जो है ये हमारे लिए प्योर है? आंसर है बिल्कुल प्योर है। वहीं पर अगर मैं कहूँ डिस्टिल्ड वाटर, क्या डिस्टिल्ड वाटर प्योर है भाई? बिल्कुल प्योर है भाई, बिल्कुल प्योर है। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं डायमंड, तो क्या डायमंड प्योर है भाई? बिल्कुल प्योर है। तो ये चीज़ें हमारे लिए प्योर हैं क्योंकि इनमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं हो रखी है। अब प्योर सब्सटेंस इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे आप, 2 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। आगे पढ़ोगे इसी आज के 1 शॉट में। बड़ा मैं हिंट दे देता हूँ कि प्योर सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। अगेन एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है क्योंकि वो सिर्फ सोडियम एटम से ही मिलके बना होता है। आयरन, आयरन एक एलिमेंट है जो कि सिर्फ आयरन के एटम से मिलके बनता है। अगेन गोल्ड, गोल्ड एक एलिमेंट है जो सिर्फ गोल्ड के एटम से मिलके बनता है, तो इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना। वहीं पे कंपाउंड्स, आप सबने नाम तो सुना ही होगा, ये 2 या 2 से ज्यादा एटम या एलिमेंट से केमिकली जुड़ के मिलके मिलते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर का फॉर्मूला अगर आप सबको पता हो H2O होता है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। अब अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है तो ये एलिमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें H भी है और O भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कंपाउंड। अभी मैंने बताया था NaCl, नमक। अब ये सोडियम से और क्लोरीन से मिलके बना है तो ये भी एक कौन हो गया? कंपाउंड हो गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं ग्लूकोज C6H12O6, आपने बायो में मुझे लगता है इसका नाम पढ़ा होगा। तो ये हमारे लिए सारे के सारे कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली जुड़े हुए हैं, कंबाइंड है। तो इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? कंपाउंड्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? कंपाउंड्स कह देते हैं। बात समझ में आ गई? ऑल्दो मैंने भी आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड डिटेल में नहीं पढ़ा है, इसको मैं आगे पढ़ना है। बट एलिमेंट वो जो एक ही एटम से मिलकर बने और कंपाउंड वो जो 2 या 2 से ज्यादा एटम केमिकली जुड़ के बने। बट अभी हमें प्योर सब्सटेंस के बारे में नहीं पढ़ना। ये चैप्टर किसके ऊपर है? ये चैप्टर इम्प्योर के ऊपर है। इस चैप्टर का 90% बचा हुआ हिस्सा इम्प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर है। डेफिनेशन तो बहुत इजी है, सब्सटेंसेस विच कंटेन इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंसेस, बट ऑब्वियस। अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी कह देते हैं। ऑल मिक्सचर्स आर कंसीडर्ड एज इम्प्योर, तो वो एक प्रकार से इम्प्योर हो गया। पहले एग्जांपल पढ़ते हैं फिर इस पॉइंट को भी समझेंगे। चलो, इम्प्योर का एग्जांपल। सबसे पहले, क्या मेरे घर में जो मिनरल वाटर आ रहा है या जो टैप वाटर आ रहा है ये प्योर है इम्प्योर है भाई? तो आंसर है ये इम्प्योर है क्योंकि इसमें मिनरल्स भी हैं, इसमें अब टैप वाटर में तो इम्प्योरिटीज भी होंगी। और आपका जो वाटर फिल्टर है वो भी सारी इम्प्योरिटीज को तो नहीं हटाता है ना। एयर है, क्या एयर प्योर है इम्प्योर है भैया? अरे भैया दिल्ली में रहता हूँ मैं, दिल्ली में रहता हूँ तो वैसे तो आप दुनिया के किसी भी कोने पर रहते हो, हवा प्योर नहीं हो सकती, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो बहुत सारी चीज़ों का वो मिक्सचर है ना। अगर मैं बोलूँ आपको लाइम वाटर कहने का मतलब मेरा वैसे वो था लेमन जूस,
बट अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ आपको लेट्स से ब्लड, तो क्या ब्लड प्योर है? नहीं है भैया। मिल्क, नहीं, ये सब मिक्सचर है। जैसे मिल्क में ऑयल भी होता है, वाटर भी होता है। ब्लड तो आप जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, खाना, एंजाइम्स, हार्मोन, सब कुछ है उसके अंदर। द पॉइंट इज कि अगर आपके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रखी हैं तो ऑब्वियस से बात है वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर या फिर इम्प्योर। आइए मैंने पीछे आपको बताया था 22 कैरेट गोल्ड भी एक इम्प्योर सब्सटेंस है, आयोडाइज्ड सॉल्ट भी एक प्रकार से इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं आयोडाइज्ड सॉल्ट, अब आयोडाइज्ड सॉल्ट में हमारा NaCl है और साथ में हमने आयोडीन डाल रखा है, तो भैया ये इम्प्योर हो गए बिकॉज इसमें आयोडीन मिक्स हो रखा है। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि 22 कैरेट गोल्ड है, मैं कैरेट की स्पेलिंग पता नहीं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, देख लेना एक बार यार, कैरेट में क्या आता है इसी मुझे पता नहीं है। 22 कैरेट गोल्ड है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा और कभी कभार कॉपर भी मिक्स करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या बनाना है, वो सब पंगे हैं भैया। लेकिन द पॉइंट इज कि ये मिक्सचर है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। और मैं आपको पूरी रात इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब पूरे दिन से रात, सिर्फ रात पे फोकस मत करना। अगर आप मुझे बोलोगे सर 24 घंटे हमारे आसपास इम्प्योर सब्सटेंसेस को गिनवाओ, तो वो भी बड़ा आसान है बिकॉज हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें इम्प्योर ही है। नोट का पॉइंट आ गया, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन आवर सराउंडिंग आर नॉट इन देयर प्योर फॉर्म एंड हेंस दे आर कॉल्ड मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस, है ना। क्योंकि गलती क्या है ना, गलती हमारी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड हो ही जाती है। अब अगर मैं इस कमरे में मान लो पानी को रखता भी हूँ थोड़ी देर के लिए भी, तो भी उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया वगैरह आ ही जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वहाँ पे इम्प्योरिटी का मतलब गंदगी है, यानी इम्प्योरिटी अच्छी भी हो सकती है और इम्प्योरिटी गंदी भी हो सकती है। चलो अब आगे बात करते हैं मिक्सचर क्या है। देखा जाए तो मिक्सचर हमारे लिए इम्प्योर सब्सटेंस ही है, तो एक ही बात है, बट इनको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सबको इसका आंसर अगेन अपने मन में देना बिकॉज आंसर बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जल्दी से आप सब बच्चे क्या करो, एक ग्लास नींबू पानी बनाओ अपने अपने लिए, इमेजिनर, कहीं चले जाओ अभी जाके नींबू निचोड़ रहे हो, इमेजिनेशन में एक ग्लास नींबू पानी बनाओ जल्दी से। कैसे बनाओगे, क्या 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 लोगे और कितना 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 लोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनाया, डन। अब मैं कैसे नींबू पानी बना रहा हूं, आंसर है मैं एक ग्लास पानी लूंगा। अगर मुझे एक ग्लास नींबू पानी बनाना है तो उसमें मैं एक नींबू पूरा निचोड़ दूंगा, मेरे को मज़ा आता है, ठीक है। उसके बाद मैं चुटकी भर काला नमक डालूंगा, भुना हुआ जीरा डालूंगा, चुटकी भर काले मिर्च डालूंगा और हल्की सी चीनी डालूंगा, क्योंकि चीनी ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, हो सकता है ना भी डालूं। उसको मिक्स करूंगा, बर्फ़ के 2 टुकड़े डाल दूंगा, ओए होए ओए मज़ा आ गया। अब द पॉइंट इज, आप लोगों ने जब नींबू पानी बनाया तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो विधि है, जो प्रोसेस है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसका अमाउंट है, वो मेरे से मैच नहीं हुआ होगा मोस्ट ऑफ द बच्चों का। बट आपके वाले को भी नींबू पानी बोलेंगे और मेरे वाले को भी नींबू पानी बोलेंगे, क्योंकि वो एक मिक्सचर है और मिक्सचर में कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती। चलो मान लेते हैं आप और मैं, आपको सबको पता होगा एक मिक्सचर नमकीन आता है मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स का, कोई भी एक ब्रांड का आप और मैं, 10 रुपये वाला पैकेट आप लेके आए, 10 वाला पैकेट मैं लेके आया, हम दोनों ने पैकेट खोला और एक प्लेट में डाल दिया। मेरे वाले में 20 मूंगफली के दाने निकले, 20 मूंगफली के दाने, पीनट्स। आपके वाले में क्या 20 निकलेंगे? कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके वाले में 20 से कम दाने निकलेंगे, 20 से ज़्यादा निकलेंगे, या 20 निकलेंगे, या सर कितने भी निकल सकते हैं? ये क्या अजीब सवाल पूछ रहे हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने भी निकल सकते हैं, या कम या ज़्यादा, क्या जल्दी बताओ। बहुत ज़्यादा गोरा सा हो रहा हूँ यार मैं। हाँ बताया, तो आंसर है आपके में कितने भी निकल सकते हैं, बिकॉज जो मिक्सचर होता है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होता है। तो मिक्सचर में कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनको भी आप एक दूसरे में ऐड करते हो वो केमिकली जुड़े हुए नहीं होते। कंपाउंड जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें आप क्या पढ़ोगे कि कंपाउंड के अंदर जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये केमिकली जुड़े हुए हैं, सोडियम है और क्लोरीन है, ये केमिकली जुड़े हुए हैं। लेकिन मिक्सचर में लोग केमिकली जुड़े हुए नहीं होते। तो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ 2 or more matters and which can be separated by physical methods, उनको आप अलग कर सकते हो, छान के, उठा के, हवा की मदद से, आगे जाके और भी बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, इन्हें मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि मिक्सचर ऑफ क्या हो गया, सॉल्ट और वाटर हो गया, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर हो गया, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज जिसको हम एयर भी कहते हैं, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि composition of components
ऑफ कंपोनेंट्स इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है कंपोनेंट्स की वो फिक्स नहीं होती है। द पॉइंट इज, जो कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, हो सकता है आपने नींबू पानी बनाते वक्त आधा नींबू लिया हो सकता है आपने नमक डाला ही ना हो, चीनी डाली हो, कई लोग चीनी वाला पीते हैं, हो सकता है कई ने सिर्फ नमक डाला हो, चीनी डाली ना हो। और मुझे लगता है भुना हुआ जीरा आप में से किसने डाला होगा, कि मुझे पसंद है, आपको नहीं होगा। द पॉइंट इज कि अभी यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात ही नहीं हो रही है। मान लेते हैं आपको और मैंने, हमें कंपोनेंट्स भी सेम मिले होते कि भैया नींबू है, पानी है और चीनी है और नमक है, ये चार ही कंपोनेंट्स मिले, तो भी हमारी कंपोजिशन वेरी कर जाती है। आप कुछ कम डालते तो कुछ ज़्यादा, तो कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट फिक्स नहीं होती है। और अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स रिमेन सेम, यानी जो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। मतलब कि प्रॉपर्टीज बदलती नहीं है। जैसे अगर मैं मान लो लोहे के चूरे को चीनी में डाल देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, तो लोहा अभी भी चुंबक से अट्रैक्ट होगा। लेकिन लोहे का कोई भी कंपाउंड लूँ जिसमें वो किसी के साथ रिएक्ट हो गया है, तो वो अब चुंबक से अट्रैक्ट। आओ एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसके ऊपर। चलो पहले, अब ये हमारे पास है आयरन के टुकड़े, नॉर्मल आयरन, और ये हमारे पास है मैग्नेट। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आयरन के पास मैग्नेट को लेके जाऊंगा तो ये इससे अट्रैक्ट होगा ही। अब अगर मैं इसको नमक में भी डाल दूं, एक सेकेंड, अब यहाँ पे मैंने नमक को आयरन फिलिंग्स में बस मिक्स किया है, तो ये एक प्रकार से मिक्सचर हुआ, बस इसको मिक्स किया है। ठीक है जी, थोड़ा सा अच्छे से और कर देते हैं। अब मैं अगर इसको मिक्स करूंगा तो मुझे लगता है ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अभी भी इसके अंदर से सिर्फ आयरन जो है वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आयरन ही, थोड़ा बहुत जो नमक रह जाएगा इसके साथ चिपक के, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट आयरन ही इसके साथ अब अट्रैक्ट होने वाला है और नमक जो है वो नीचे रह जाएगा सारा का सारा। द ओनली पॉइंट इज कि ये मिक्सचर है। लेकिन वहीं पे आप जो ये सामने लाल लाल देख रहे हो, ये क्या चीज़ है, आप बात करें, ये हमारे पास है आयरन ऑक्साइड। ये मैंने अभी अभी डब्बे से निकाला, आप चेक कर सकते हैं, ये आयरन ऑक्साइड है, यानी कि आयरन थर्ड ऑक्साइड है। आसान भाषा में कहें तो ये रस्ट है, ये जंग का चूरा है, जंग है। अब आयरन का ही तो कंपाउंड है, इसमें भी तो आयरन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं देखो इसके पास इसको टच करूंगा तो चिपक जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको इसके पास लेके जा रहा हूँ, कितना पास लेके जा रहा हूँ, क्या ये अट्रैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, ये कोई अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये कंपाउंड बन चुका है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर चुका है। कंपाउंड बनने के बाद प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी भी ये मिक्सचर, और मिक्सचर में प्रॉपर्टी सेम रहती है। डन है। तो यहाँ पे हम बेसिक बात समझे कि प्रॉपर्टीज जो है बदल जाती हैं जब लोग रिएक्ट होते हैं, जिसको हम आगे जाके कंपाउंड बोलने वाले, लेकिन मिक्सचर में प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम रहती है। तो यहाँ पे हमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर भी मिलता है, वो देखो, जो कि हमने पढ़ी ली है। तो इन अ मिक्सचर कंपोनेंट्स डू नॉट कंबाइन केमिकली और थ्रू एनी केमिकल चेंज, यानी जो कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली जुड़े हुए नहीं है, वो बस मिक्स हुए हुए हैं। और अगर वो सिर्फ मिक्स हुए हुए तो उनको हम फिजिकली अलग भी कर सकते हैं। मैंने बताया आपको चैप्टर के शुरू में ही कि यहाँ पे मिक्सचर्स को अलग करने का पूरा एक टॉपिक था, 30% ऑफ द चैप्टर वो हट गया। बट अगर मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो दिखाया अभी कि मैंने मान लो चीनी या नमक के अंदर आयरन को मिक्स किया, अब मैं उनको चाहूँ तो चुंबक से अलग कर सकता हूँ ना, तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जो आयरन का कंपाउंड मैंने आपको दिखाया उसमें अब मैं उसे कैसे अलग करूँ, तो मुझे कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस ही करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने नमक को पानी में मिक्स कर दिया है ना, अब मैं आपको बोलूँ इसे अलग करना है तो कैसे करोगे? इवेपोरेशन, पानी गर्म कर दो, पानी अलग हो जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। समुद्र का पानी के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है बहुत बार कि समुद्र के पानी से नमक कैसे निकाल सकते हैं, तो इवेपोरेशन कर दो। लेकिन अगर नमक को ही ले लूँ जिसमें NaCl है, अब अगर मुझे इसमें सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करना हो तो क्या कोई फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकता हूँ? नहीं, कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन ही करनी पड़ेगी ना। तो मिक्सचर में कंपोनेंट्स डू नॉट कंबाइन केमिकली और उसमें केमिकल चेंज, लेकिन कंपोनेंट्स में जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी भी लूज नहीं करते हैं। ये भी तो मैंने आपको बताया, चुंबक से अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे नमक है, नमक नमकीन होता है टेस्ट में, पानी में डाल दोगे तब भी नमकीन ही रहेगा। नमकीननेस ओए होए, उसकी जो नमकीननेस वो क्या बोलते हैं मुझे सॉल्टीनेस, वो कम हो जाएगी पानी में डालने के बाद, लेकिन रहेगा तो वो सॉल्टी रहेगा, तो वो सॉल्टी, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी ना, वो वाली बात है। तो मिक्सचर में जैसे गोल्ड है, गोल्ड चमकता है, अब उसको चाहे वो 24 कैरेट हो चाहे वो 22 कैरेट हो, गोल्ड चमकेगा ही, बस प्रॉपर्टीज की अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन प्रॉपर्टीज रहेंगी सेम। अब लोहा है, अट्रैक्ट होता है चुंबक से, नमक में मिक्स करने के बाद, चीनी मिक्स करने के बाद भी वो अट्रैक्टिव हो रहा है, पॉइंट ये, ठीक है। अब मिक्सचर जो है, इतना तो आप समझ गए कि मिक्सचर क्या है।
जैसे अगर मैं आपसे, चलो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ना यहाँ पे 3 चीज़ों का नाम दे रहा हूँ, आपको बताना है बस येस और नो में कमेंट सेक्शन में कि ये मिक्सचर है कि नहीं। ठीक है बेटा, एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ आपको बस येस और नो में लिखना है कि ये मिक्सचर है कि नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहला है ब्लड, क्या ये मिक्सचर है कि नहीं है आपको बताना है। सेकेंड है ग्लूकोज C6H12O6, सिर्फ ग्लूकोज भी लिख सकता था मैं, आपको बताना है कि ये मिक्सचर है कि नहीं है। ठीक है। और थर्ड है मेरे पास, मैं वैसे मिल्क देने वाला था बट मिल्क एक मुश्किल काम है। मिल्क एक मिक्सचर होता है जिसमें ऑयल और वाटर मिक्स होता है, तो मिल्क एक मिक्सचर है एक्चुअली में, बट मैं यहाँ पे दे नहीं रहा बिकॉज आप में से बहुतों को शायद ना पता हो कि मिल्क एक्चुअली में एक मिक्सचर है। चलो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ मान लो विस्की, प्लीज़ मैं ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ बट मुझे ये इसके ऊपर बात करनी है आपसे कि जो विस्की होती है, जो लोग पीते हैं शराब, वो क्या है। चलो आप ठीक है, डन है। कमेंट सेक्शन पे लिख दिया इसका आंसर प्लीज। हाँ, तो ब्लड एक मिक्सचर है क्योंकि इसमें RBC WBC ये सब मिक्स हो रखे हैं, केमिकली जुड़े हुए नहीं है। ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये केमिकली जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये एक मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड कहलाया जाएगा आगे जाके। एंड यहीं पे विस्की की अगर बात करें तो ये मिक्सचर है। विस्की में अल्कोहल है जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH, उसमें कुछ फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं, बहुत सारी इंप्योरिटीज़ भी होती हैं, पानी भी होता है। मैं बॉटल से निकाली हुई बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, प्लीज़ एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। द पॉइंट इज कि हमारे ये मिक्सचर कैसे हैं और कंपाउंड कैसे हैं, उनमें कन्फ्यूज मत होना। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से HCl क्या है, तो ये कंपाउंड है बिकॉज इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में केमिकली जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं HCl को पानी में डाल देता हूँ, पानी में, तो अब ये एक मिक्सचर हो जाएगा, समझ गए ना आप। तो वो वाली बात भी ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो अब हमारे पास 2 प्रकार के मिक्सचर आते हैं। पहला मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा मिक्सचर हमारे पास है हेट्रोजीनियस। मुझे लगता है आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये नाम पहले बहुत बार सुने। आओ इसके ऊपर बात करते हैं और इसके ऊपर फिर एक छोटी सी एक्टिविटी भी देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर्स होते हैं? तो मिक्सचर्स इन विच components are uniformly mixed into each other, and these mixtures always have single phase, always have single phase, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसमें आपको देखने में लगेगा कि कोई एक ही चीज़ है उसमें, लेकिन उसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी और वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्सड होंगी। इतना यूनिफॉर्मली मिक्सड होगी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि वो यूनिफॉर्म, कि वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से। जैसे ये मेरे पास, अभी हम इसको पास से भी देख लेंगे, यार देखने की क्या जरूरत है, आप सबको पता है अंगूठी सोने की कैसे दिखती है, तो ये गोल्ड की रिंग है। पर अभी बात करी ये हार्ड है तो उसका मतलब ये 24 कैरेट तो गोल्ड नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें चाह के भी नहीं देख सकता कि इम्प्योरिटी कहाँ है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। या फिर अगेन वही घिसे पिटे एग्जांपल तो है हमारे पास कि अगर मैं पानी में नमक डाल के अच्छे से घोलते हो, अगर आप पानी में नमक डालते हो ढंग से घोलते नहीं हो, नमक नीचे बैठ जाता है तो वो गलती आपकी है। बट अगर आपने पानी को नमक में डाल के अच्छे से घोल दिया, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नमक डाला और वो घुल गया सारा का सारा, तो वो होमोजीनियस होगा। आप नमक को अलग, पानी को अलग नहीं देख पाओगे, अब उन्हें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो वो कौन सा मिक्सचर बन गया? होमोजीनियस मिक्सचर। एयर है, एयर कितना अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आपको एयर सिंगल फेज दिखती है, आपको इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये अलग अलग नहीं दिखता है ना। मिनरल वाटर हो गया या सॉल्टी वाटर हो गया, सॉल्टी वाटर में आपको नमक और पानी अलग अलग दिखता नहीं है, अब होता तो है ना बट दिख नहीं रहा है, तो ये कौन से मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगेन 22 कैरेट गोल्ड, एक्चुअली सारे के सारे एलॉयज है ना। एलॉय समझते हो क्या होता है? जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर होता है, चलो बात कर लेंगे, उन्हें एलॉयज कहते हैं। एलॉयज एक्चुअली सारे के सारे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सारे के सारे हमारे पास जो एलॉयज है वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं। जैसे आपने बहुत कम एलॉय सुने होंगे, जैसे ब्रॉन्ज, ओलंपिक्स चल रहे हैं तो ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज एक प्रकार का एलॉय है, वो कोई सिंगल मेटल नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल से मिलकर बनता है। ये 22 कैरेट गोल्ड भी एक एलॉय है।
ये गोल्ड सिल्वर कॉपर से मिलकर बना हुआ है। निक्रोम का नाम सुना होगा, ये निकल और क्रोमियम से मिक्स होकर बनता है। तो ये एलॉयज होते हैं, है ना, ये होमोजीनियस होते हैं। लेकिन वहीं पे आते हैं हमारे भाई साहब कौन, हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से हैं भाई, तो मिक्सचर्स in which components are not mixed uniformly, and more than one phase, यानी एक से ज्यादा चीजें आपको अलग अलग नजर आएंगी। मोर देन वन फेज मे बी विजिबल, कभी कभार खुली आंख से नहीं दिखता है ना। चलो मैं आपका एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले जो बहुत कॉमन सेंस वाले एग्जांपल, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। अब ऑयल और वाटर जो होता है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप खुली आंख से ही देख लोगे पानी नीचे चला जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है, तो ये मिक्स नहीं होता यूनिफॉर्मली। या अभी हमने देखा था आयरन प्लस सैंड ले लो, सॉल्ट ले लो, कोई भी ले लो, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इनमें आपको आयरन और सॉल्ट या सैंड अलग अलग नजर आएंगे ही आएंगे, है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें लगता है कि होमोजीनियस है, बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होते हैं अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओ तो। जैसे कि इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड। अब ब्लड हमें देखने, अगर मान लो अभी कट निकले और ब्लड निकल जाए, देखने में आपको वो लगेगा कि वो होमोजीनियस है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। वो होमोजीनियस नहीं होता है, क्योंकि कहीं पे आरबीसी ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम, कहीं पे हार्मोन ज़्यादा होते हैं, कहीं पे एंजाइम ज़्यादा है, कहीं पे कम। तो वो एक्चुअली में हेट्रोजीनियस है, बट वो हमारे खुली आंख से हमारी विजिबिलिटी उतनी नहीं है कि हम उसको हेट्रोजीनियसली देख पाएं, तो हमें लगता है कि वो होमोजीनियस है। इसका एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल मिल्क भी है। मिल्क दिखने में हमें लगता है कि वो होमोजीनियस है, बट एक्चुअली इसमें ऑयल और वाटर होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक दूसरे से दूर होते हैं, बट हमारी खुली आंख उसे देख नहीं पाती है। तो ये सारे के सारे मिक्सचर जो है हमारे पास ये हेट्रोजीनियस है ना। चलो अब आप अपने रजिस्टर, जहाँ भी आप बैठे हो, प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और अपने रजिस्टर पे जल्दी से 5 मिनट लो और 5 होमोजीनियस और 5 हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स लिखो। फिर अपने घर से कुछ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आओ देखते हैं यहाँ पे, लेकिन वीडियो को पॉज कर लो और पहले एग्जांपल्स लिखो। लिखे? डन है? 5 होमोजीनियस 5 हेट्रोजीनियस, डन हो गया। चलो अब एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। आओ ये सारे मिक्सचर जो हमारे घर के आसपास हैं देखें होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है। अब अलग अलग एक प्रकार से मिक्सचर्स को देखते हैं और आप बताना वो होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस। कुछ में आपको कंफ्यूजन भी होगी। अब पानी के अंदर नमक डाल दूंगा तो ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं, आप सबको पता ही होमोजीनियस है। बट पानी के अंदर अगर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूं तो आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो इसमें नॉन यूनिफॉर्मली घुला है। मैं जितना मर्जी इसको मिक्स करने की भी कोशिश कर लूँ, एक सेकंड में पेंसिल लाता हूँ मेरे पास। हाँ, यहाँ पे कोई स्टीरर नहीं है तो मैं पेंसिल की मदद लेता हूँ। अब मैं इसको जितना मर्जी मिक्स कर लूँ तो ये सस्पेंशन बनेगा। आगे जाके आप पढ़ोगे, सस्पेंशन ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। पर अगर मैं इसको मिक्स कर दूँ तो ये थोड़ा बहुत मिक्स होना चाहेगा, बट एक्चुअली में आप पढ़ोगे डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, बहुत सारे और कारण भी पढ़ोगे, ये मिक्स नहीं होगा और ये एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेंगे, है ना। तो ये ऑयल ऊपर आ गया सारा का सारा, आप देख सकते हो, जितना मर्जी मिक्स कर लो, और वाटर सारा का सारा नीचे है। तो बेसिकली ये कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, अब अगर मैं ऑयल के अंदर, ये ग्लास को आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा, लेकिन अगर मैं ऑयल के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालता हूं, आपको क्या लगता है ऑयल के अंदर सॉल्ट डिजोल्व होगा कि नहीं? थोड़ा सा पहले मैं ऑयल कम कर देता हूं इसके अंदर। हाँ, अब अगर मैं इसके अंदर सॉल्ट डालता हूं, एक सेकेंड, हाँ, अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस सॉल्ट को मिक्स करता हूं तो क्या ऑयल सॉल्ट में मिक्स होगा? गैस करो, जब तक आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर गैस कर लो। मैं इसको पूरी ताकत से मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या ये मिक्स होगा? तो आंसर है एक सेकेंड। हाँ, तो आप देख सकते हो कि जो सॉल्ट है वो इसके अंदर मिक्स नहीं हुआ है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, वेट करोगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। ये देखो आप, तो सॉल्ट बेसिकली ऑयल के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। यही सॉल्ट को अगर मैंने पानी में डिसॉल्व किया होता तो मिक्सचर कौन सा बन जाता? तो आंसर है मिक्सचर बन जाता
होमोजीनियस। बट यहीं पे सॉल्ट जो है देखो नीचे बैठ गया और मिक्सचर कौन सा बना दिया उसने, हेट्रोजीनियस। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर काम करते हैं। ये मेरे पास शेविंग क्रीम है, ऑल्दो दाढ़ी वाले सर शेव तो नहीं करते बट ये पड़ी भी है मेरे पास। अब अगर मैं शेविंग क्रीम को यहाँ पे रखता हूँ, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। बड़ा ही प्यारा सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। देख के बताओ, आराम से देख लो, कोई वैसे बड़ा सेटिस्फाइंग है इसको देखना अपने आप में। बट ये होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है। आई होप आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया होगा और मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर होमोजीनियस दिया होगा, बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस है। शेविंग फोम है ये। अभी आधे घंटे के अंदर वन शॉट में हम आगे पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में, तब मैं इसके बारे में दोबारा बात करूंगा। ये दिखने में भले होमोजीनियस होगा बट इसके अंदर जो एयर भरी हुई है वो नॉन यूनिफॉर्मली भरी हुई है, तो एक्चुअली में हेट्रोजीनियस है। कोलॉइड्स ऐसे प्रकार के मिक्सचर होने वाले हैं, अभी आधे घंटे में आएंगे, जो दिखने में भले ही होमोजीनियस हो बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस, तो ये हेट्रोजीनियस है। अब एक और चीज देखते हैं बस, जैसे कि ये हनी है। अब हनी जो है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है मुझे कि हनी जो है ये एक मिक्सचर है भी या नहीं। तो आंसर है हनी एक मिक्सचर होता है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रकार की शुगर्स और बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, तो ये मिक्सचर है। बट क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सर्दियों में कभी कभार हनी जम जाता है, ऊपर आ जाता है, बट अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो हनी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, तो एक्चुअली में ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब मैं यहाँ पे एक और वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ पे मैंने क्लास के अंदर एल्कोहल के अंदर सॉल्ट डाला था, और आप देखना कि एल्कोहल में भी सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता। एक वो क्लिप देखते हैं, मेरे पास अभी एल्कोहल अवेलेबल नहीं है, तो आप एक क्लिप देख लो क्लास की। ये ग्लास पकड़ लीजिए, एक एक चम्मच नमक डाल दें। हाँ बस, हाँ यहाँ पे नमक डाल दिया, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, एक तो है ये सरसों का तेल, और ये हमारे पास नॉर्मल पानी, और एक हमारे पास ये बेटा ये कुछ है, ठीक है। हम इनके इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और हमने माधवी के कंटेनर में क्या है, सॉल्ट को मिक्स करने की कोशिश करें। हाँ शराब पे भी कर रहे हैं अभी, आधे बच्चों की निगाह उस पे। ये तुम्हें पता है कि नमक तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। ये देखो इसके अंदर नमक अभी भी क्या है, नीचे बैठा हुआ। अच्छा आप देख सकते हो बोतल खुली हुई है, ये कल पूरा मूड बनाया है इसने। लेकिन अगर मैंने देखो इसके अंदर, आपको क्या लगता है जब तक मैं इसे डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है डिसॉल्व हो जाएगा? अगर हम इधर से देखें कैमरामैन, आपको भी दिख रहा है सॉल्ट इसमें? ये तो आप सब जानते थे। हो सकता है वैसे कुछ बच्चे जानते हो कुछ ना जानते हो कि तेल में नमक नहीं घुलता है। शायद आप में से बहुत कम बच्चे जानते हैं कि अल्कोहल में भी नमक डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो विजुअलाइज हो गया लगभग बेसिक कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्या, और कभी कभार चीजें दिखने में होमोजीनियस हो सकती हैं बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होती हैं। अब उसके लिए आपको एक्सपीरियंस, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मुझे देख के बताओ मैं दिल का कैसा इंसान हूं, तो आप नहीं बता सकते। मतलब ऐसा थोड़ी बताओगे, देख के बताओ मैं मेल हूं या फीमेल हो तो बता दोगे, अबे ओए मतलब हाँ और क्या। लेकिन आपको मैं पूछूं कि मैं दिल का कैसा हूं तो आप ये नहीं बता पाओगे। इसके लिए आपको मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय भी बहुत ज़्यादा बिताना पड़ेगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी कुछ नहीं होगा ना। तो इसीलिए बेटा द पॉइंट इज कि धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देख के पता लग जाती हैं कि यार ठीक है। कॉमन सेंस कहती है कि सॉल्टी वाटर होमोजीनियस ही होगा, एयर होमोजीनियस है, दिखता है, मम्मी ने ज्वेलरी पहन रखी है होमोजीनियस है, बट कई कई जगहों पे आप मात खा जाओगे, जैसे ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, है ना, ये स्टार्च सॉल्यूशन हो गया वगैरह वगैरह। चलो अब एक टॉपिक पढ़ते हैं। इस टॉपिक के पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, जहां से सबसे ज़्यादा एग्जाम में सवाल आने के चांसेस हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स, इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये एक फिनोमिना है बेसिकली, इसको समझेंगे क्या होता है ये। इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट ऑब्वियस सी बात है स्कैटर अराउंड when it falls on particles having size more than 1 नैनोमीटर। अब आप में से कुछ को शायद नैनोमीटर का मतलब ना पता हो, तो 1 nm का मतलब होता है 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। बहुत छोटा होता है नैनोमीटर। सेंटीमीटर में
10 की पावर -2 मीटर होता है, ऐसे नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होता है। मतलब अगर इसे विजुलाइज करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मीटर, ये कितना छोटा है देखो, इतना मीटर का मतलब 1 नैनोमीटर होता है, विच इज वेरी 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 स्मॉल। लेकिन अगर एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा हुआ तो लाइट आसपास स्कैटर हो जाती है। मैं आपको समझाऊंगा कि 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 नैनोमीटर से बड़ा हुआ तो लाइट स्कैटर हो जाती है, बट 1 नैनोमीटर से बड़ा ही क्यों, आओ समझते हैं। इससे पहले मान लो यहां पे एक पार्टिकल है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, इसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, और यहां पे एक पार्टिकल है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा है। अब समझना थोड़ा ध्यान से। मान लो आप एक गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है ना, और आप गाड़ी पर जा रहे हो, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड यहाँ भी मैटर नहीं कर रही है। मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे हो। अब 50 किलोमीटर पर आवर से आपकी गाड़ी चल रही थी, तभी आपकी गाड़ी के सामने एकदम से एक मक्खी आ गई या फिर एक कोई पक्षी आ गया, ठीक है ना। तो जैसे ही आप लोग टकराओगे, क्या आपकी गाड़ी के पाथ पे, आपकी गाड़ी के चलने के पाथ पे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो आंसर है एज सच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप जिससे टकराए हो उसका साइज आपके मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, मास बहुत ज्यादा कम है, तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट मच, है ना। लेकिन वहीं पे अगर आपकी गाड़ी सेम 50 किलोमीटर पर आवर पर चल रही होती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट मान लो आपकी गाड़ी खंभे से जाकर टकरा जाए, किसी ट्रक से जाकर टकरा जाए या पहाड़ से जाकर टकरा जाए, तो उस केस में क्या आपकी गाड़ी का पाथ बदलेगा? क्या आपकी गाड़ी के चिथड़े उड़ जाएंगे? तो आंसर है यस। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब लाइट एक बहुत छोटे पार्टिकल पे जाती है। जब एक लाइट बहुत छोटे पार्टिकल पे जाती है तो एक्चुअली में उसके साथ क्या होता है, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होती। ये लाइट है, बहुत छोटे साइज के पार्टिकल पे गई और ये यहां से सीधा ही चली गई, ये डेविएट ही नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे लेना देना वेवलेंथ वगैरह का भी है, बट अभी आप 9th क्लास में हो तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा कि यहाँ अब देखो क्या होता है ना, कई बार लोग ऐसे सोचते हैं। मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी तो एक बहुत विद्वान इंसान ने उसके ऊपर रिएक्ट भी किया था कि ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, बट वो विद्वान इंसान को लग रहा था कि मैं जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो जेई के बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ पर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी वो जेई लेवल की थी। बहुत सारे बच्चे जो समझदार हैं उन्होंने कमेंट किया भी था नीचे जाके कि सर जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तो ये बोर्ड्स के बच्चों के लिए था, ना कि जेई के लिए। अब मैं अगर बोल दूँ यहाँ पे वेवलेंथ है, फलाना है, ढिमकाना है, जिसको अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे। हम 12th के बच्चों को सेम टॉपिक पढ़ाते हैं, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। वहाँ पे इसको हम वेवलेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ से इसको समझाया जाता है, बट अभी आप बहुत छोटे हैं बेटा और आपको वो जानना भी नहीं है। सिर्फ जैसे आप बचपन में मान लो मेरा बच्चा पैदा होता, बचपन में क्या मतलब, मेरा बचपन में मतलब मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था, जब वो छोटा था, तो बचपन में ही उसने वाटर बोलना शुरू नहीं कर दिया, उसने मम बोला पहले, फिर उसने उसके बाद पानी बोलना शुरू किया, फिर वाटर बोलेगा, आगे जाके वो H2 भी बोलेगा, फिर आगे जाके वो डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलेगा। द पॉइंट इज कि धीरे धीरे लाइफ में हम अपने सीखते हैं। बट अगर मैं जिद पर जाऊँ कि नहीं बेटा जब तक तू डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेगा तो को पानी नहीं मिलेगा, तो वो तो प्यासा मर जाएगा बेचारा। सो इसीलिए ऐसे ही होता है कि आप अपनी किताबें उठाओगे तो आपको ये पढ़ना है भी कि अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो लाइट जो है उस पर टकरा के एक्चुअली में सीधा चली जाती है, उसके पाथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है तो क्या होगा, जो लाइट है वो टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। लाइट जो है, इसको मैं हाथ से बना देता हूँ, लाइट जो है वो टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर का मतलब तो समझते हो ना, स्कैटर का मतलब है फैल सी जाएगी। तो ये कब होगा, जब पार्टिकल का साइज बड़ा होगा। अब पार्टिकल का साइज बड़ा कौन से मिक्सचर में होता है ये हमें जानना है आगे जाके। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का साइज छोटा है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई, यानी यहाँ पे स्कैटरिंग जो है, लाइट की स्कैटरिंग जो है वो हो गई है। लेकिन यहाँ पे लाइट की कोई स्कैटरिंग नहीं हुई है क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। तो समझ गए, स्कैटरिंग का मतलब जब एक लाइट 1 नैनोमीटर के बड़े पार्टिकल पे जाकर टकराती है। अब 1 नैनोमीटर ही क्यों, वो आपको बड़े होके जानना है, बिकॉज लाइट की वेवलेंथ वगैरह का पंगा है। लेकिन जब लाइट स्कैटर होती है तो उससे एक इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको हम लोग टेंडल इफेक्ट कहते हैं। अब टेंडल इफेक्ट क्या होता है आओ जरा समझें।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार इसके ऊपर सवाल आए हैं और मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी भी दिखाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय टेंडल इफेक्ट? तो ड्यू टू scattering of light, due to scattering of light, path of light becomes visible, path of light becomes visible, which is called, path of light becomes visible, which is called टेंडल इफेक्ट, विच इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। समझना, अगर लाइट एक पार्टिकल पर जाकर टकराती है और वो फैल जाती है तो उसकी वजह से लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो विजिबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं आपको, इसे कहते हैं टेंडल इफेक्ट। 5-10 मिनट लगाएंगे इस पर आराम से। अब जब एक लाइट स्कैटर होती है, देखो आप सबको मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि आपके घर में अभी एक ट्यूबलाइट जल रही होगी जहां पे आप बैठे हुए हो और आपकी वो ट्यूबलाइट मान लो आपके टेबल पे गिर रही है, तो आपको टेबल दिख रही है, हाँ ट्यूबलाइट भी दिख रही है, हाँ, बट क्या आपको ट्यूबलाइट से निकलती हुई लाइट दिख रही है? मतलब लाइट दिख रही है? आंसर है नहीं। आपको ट्यूबलाइट दिख रही है, जैसे यहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहे हैं कुछ, हाँ ट्यूबलाइट दिख रही है, ये टेबल भी दिख रही है, लेकिन ट्यूबलाइट और टेबल के बीच में लाइट मुझे आती हुई नजर नहीं आ रही। लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। अगर आपके पास सस्ती वाली वो 5-10 रुपए 20 रुपए वाली लेजर लाइट है, सस्ती वाली, एक तो महंगी वाली, सस्ती वाली, और आप उससे लाइट को मारते हो तो आपको दीवार पे उसका पॉइंटर दिखता है लेकिन उसका पाथ रास्ता नहीं दिखता। लेकिन अगर आप अंधेरे में ध्यान से देखो या कमरे में धुआं हो, मिट्टी हो या लेजर लाइट बहुत स्ट्रांग हो तो आपको उसका पाथ भी दिख जाएगा। तो पाथ दिखना ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। आओ समझते हैं अब होगा क्या। मान लो सबसे पहले ना इस वीडियो को देखो, आप इस एक्सपेरिमेंट को देखो। आओ मैं कैमरा कट मारता हूँ, एक्सपेरिमेंट देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एक नॉर्मल बॉटल है और ये हमारे पास लेज़र लाइट है। अब अगर मैं लेज़र लाइट को इस बॉटल पे मारता हूँ तो एक्चुअली क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे एक पॉइंटर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पॉइंटर दिख रहा होगा जहाँ पे लाइट टकरा रही है, बट इसके अंदर लाइट नहीं दिख रही होगी बिकॉज अंदर अभी एयर है और एयर एक प्रकार से सॉल्यूशन है जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। अभी के लिए कह लो कि हवा के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा जो कि इसके अंदर है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर धुआं क्रिएट कर देता हूं, अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा धुआं क्रिएट कर देता हूं, एक सेकेंड रुकेंगे, मैं यहां पे जलाता हूं, ओए, और इस बॉटल में धुआं अभी इसी वन शॉट में आगे आएगा कि धुएं के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। एक्चुअली धुआं एक कोलॉइड होता है, पर अभी मैं कोलॉइड वर्ड यूज नहीं कर रहा। बट हाँ, अगर मैं इस बॉटल के अंदर धुआं क्रिएट कर देता हूं तो धुएं के पार्टिकल का साइज एक्चुअली में 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एक्चुअली में टेंडल इफेक्ट शो करेगा। पहले लाइट को स्कैटर करेगा और उसके बाद टेंडल। याद रखना है, अभी पहले आपको इसके अंदर लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो रहा था, लेकिन अब अगर आप देखो तो आपको इसके अंदर लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा। आपको इसके अंदर से जाती हुई लाइट भी नजर आ रही होगी क्योंकि अब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है और लाइट कर रही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है टेंडल इफेक्ट। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब क्योंकि कमरे में धुआं आ गया है तो जहां जहां ये धुआं जाएगा वहां लाइट का पाथ भी विजिबल हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो गया है और 1 नैनोमीटर से बड़ा पार्टिकल एक्चुअली में स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि टेंडल इफेक्ट शो करता है। तो बेसिकली अब आप समझे होंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, कि लाइट का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो तब विजिबल होता है जब रास्ते में पार्टिकल का साइज बड़ा हो। तो जब हवा से लेजर मार रहे हैं तो नजर नहीं आ रही, बट धुएं से मार रहे हैं तो नजर आ रही है। द पॉइंट इज कि पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए, तो जो लाइट का रास्ता विजिबल हो जाता है उसको हम लोग टेंडल इफेक्ट कहते हैं। अब एक और बात ध्यान रखनी है, जो टेंडल इफेक्ट के दौरान पाथ विजिबल होता है वो टेंडल कोन भी कहलाया जाता है। ये एनसीईआरटी में शायद नहीं है, बट मुझे याद आ रहा है एक बच्चे के एग्जाम में आया था, तो ऑन अ सेफर साइड मैं वो करवा देता हूँ। ये कि मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास हमने एक ऐसा कोई मिक्सचर लिया हुआ जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा है। अब अगर मैं यहाँ पे लाइट मारता हूँ तो लाइट ये एक टॉर्च से निकली, मान लो, ठीक है, ये टॉर्च है यहाँ, प्लीज, ये सोर्स है लाइट का कोई, और यहाँ से लाइट निकली। अब यहाँ तो विजिबल नहीं होगी, लेकिन क्या अंदर लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा? हाँ। फिर बाहर आएगा तो विजिबल नहीं होगा। तो ये जो हिस्सा है जहां पे लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, इसे कई किताबें
टेंडल कोन भी कहती हैं, ठीक है ना, जो लाइट का पाथ विजिबल होता है इसे टेंडल कोन कहा जाता है। आप चाहो तो कहीं पे लिख सकते हो, बट मुझे लगता है कि एग्जाम में थोड़ा सा कम आएगा, किसी के आ भी सकता है। एक बच्चे के एग्जाम में है तब से याद है, करा देता हूं मैं ये हर बार। चलो अब हमने मिक्सचर्स के दो टाइप पढ़े थे, अगर आपको याद हो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। लेकिन अब हम जो मिक्सचर पढ़ने जा रहे हैं वो अलग चीज के ऊपर है, वो पार्टिकल के साइज के ऊपर है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर आप कह सकते हो ऑन दी बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, ऑन दी बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हम लोग मिक्सचर्स को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। अभी जो हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस बांटा था वो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस बांटा था कि वो दिखते कैसे हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ये तीन टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा हिस्सा हमारा सॉल्यूशन भी है। यानी अगर हम इसके बारे में मान लो अभी, लेट अस सपोज, मुझे नहीं पता, पर मान लो अभी हम 1 घंटा बात करते हैं तो 40 मिनट हमें सॉल्यूशन के बारे में ही बात करनी है, क्योंकि इसके ऊपर कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल वगैरह भी आएंगे जो कि हम देखने हैं। चलो फिर सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स खत्म होने के बाद हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और दोबारा से पढ़ने ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, और उसके बाद हम फिजिकल केमिकल चेंज करेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, बट अभी समय है। चलो टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। सबसे पहला आता है सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन वो है जिसमें, शॉर्ट में अगर बात करूं तो साइज जो है पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। यानी सॉल्यूशन ऐसे मिक्सचर हैं जिनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और इसके बारे में पढ़ना शुरू करें कि सॉल्यूशन क्या है। तो मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस विद 1 फेज ओनली, यानी यहां पे आपको सिंगल फेज मिलेगा। अब अगर सिंगल फेज मिलेगा तो ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि ये मिक्सचर होमोजीनियस होंगे। अगर सिंगल फेज होगा तो ऑब्वियस हो जाता है कि ये मिक्सचर होमोजीनियस होंगे। ये लिखा तो होना चाहिए था कहीं, पक्की बात है। अगर सिंगल फेज प्रेजेंट है, तो ये मैंने कहा था अगर सिंगल फेज प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मिक्सचर कौन से हो जाएंगे, होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल अगर मैं शुगर और वाटर को मिक्स करता हूं तो ये सॉल्यूशन कहलाया जाएगा, बिकॉज वो सिंगल फेज में आ जाते हैं, एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, और यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सॉल्यूशन कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है इन सच अ वे कि वो एक ही फेज में अपीयर होंगे, मतलब अलग अलग आप उन्हें डिफरेंशिएट खुली आंख से तो छोड़ दो, आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप है तो अलग बात है, लेकिन आपकी केमिस्ट्री की लैब्स में जो माइक्रोस्कोप्स पड़ी हुई है, बायोलॉजी की लैब्स में, जनरल जो स्कूल में पड़ी हुई है, उनसे भी आप, अगर आपने नमक को पानी में एक बार घोल दिया तो लैब में पड़ी हुई बेसिक माइक्रोस्कोप से भी आप उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। इसके बाद सीइंग बाय नेकेड आई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। आप खुली आंख से नहीं देख सकते, इवन यूजिंग नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स भी नहीं कर सकते। हाँ, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक माइक्रोस्कोप, जैसे नाम सुना आपने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, उससे कर रहे हैं तो अलग बात है। इसके बाद फोर्थ, इन अ सॉल्यूशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो अभी पढ़ेंगे वैसे तो, जो कम अमाउंट में डाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको घोलते हैं वो होता है सॉल्यूट, जिसमें घोलते हैं वो होता है सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने शुगर को पानी में डाला तो ऑब्वियस बात है शुगर कम होगी, पानी ज्यादा होगा, है ना, है ना, है ना। या घुलेगा कौन, शुगर घुलेगी पानी में, तो शुगर मेरे लिए हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट, शुगर मेरे लिए हो जाएगा सॉल्यूट। लेकिन वहीं पे वाटर मेरे लिए हो जाएगा सॉल्वेंट, वहीं पे वाटर मेरे लिए हो जाएगा सॉल्वेंट। कहीं कहीं जगहों पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट जनरली आप देख के समझ जाओगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। आओ बात करते हैं ऐसे केसेस की। पहली बात, सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है स्मॉलर क्वांटिटी में तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। कई किताबें कहती हैं जो घुलता है, द पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन विच एक्चुअली डिसॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच डिसॉल्व्स सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। या फिर सब्सटेंस जो ज्यादा अमाउंट में हो वो हमारे लिए सॉल्वेंट है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सॉल्ट और वाटर बता दिया कि सॉल्ट मेरे लिए सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर मेरे लिए सॉल्वेंट हो जाएगा। बट कई केसेस में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। जैसे अगर आपको बोलूं कि मैंने एल्कोहल प्लस वाटर किया, ठीक है ना,
मैंने अल्कोहल प्लस वाटर किया। अब इसमें कौन घुला कौन नहीं घुला ये समझते नहीं है हम, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है। अब कौन किस में घुला ये पता नहीं चलता। तो इस केस में आपको ये देखना होगा कि कौन ज़्यादा अमाउंट में। अगर अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में और वाटर कम तो अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर सॉल्यूट। बट जनरली ऐसा होता है कि अल्कोहल जो होता है वो हमारे पास, पर ऐसे जनरली ऐसा नहीं भी होता। जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना में कोविड में हमने 70% से ऊपर ज़्यादा इथेनॉल लिया, मतलब हमारा जो अल्कोहल था वो 70% ज़्यादा था और वाटर 30% था। तो विच बेसिकली मीन्स कि वाटर हमारा सॉल्यूट हो गया और अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो जब दोनों लिक्विड हो, दोनों एक दूसरे को घोल सकें, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में अमाउंट देखना है। बट अगर एक सॉलिड को हम पानी में घोल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कितना भी अमाउंट ले लो, सॉलिड वाला हमेशा सॉल्यूट ही होगा। अब चीनी हमेशा सॉल्यूट ही रहेगी पानी में, ऐसा नहीं हो सकता कि पानी कभी सॉल्यूट बन जाए चीनी में, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अल्कोहल और वाटर में अगर अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट और वाटर सॉल्यूट, बट अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा तो वो सॉल्वेंट और अल्कोहल सॉल्यूट हो जाएगा। ऐसा भी ध्यान रखना। इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल एग्जाम में आएगा नहीं, बेसिक है कि सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या है। जो घुलता है जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट है, जो घोलता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट हो जाता है। डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। चलो आओ, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय टिंचर ऑफ आयोडीन। बड़ा फेमस सवाल है। आपको पता है बचपन में जब चोट वगैरह लगती थी, अब ये दवाई थोड़ा सा बंद हो गई, बट पहले एक पीले पर्पल कलर की दवाई लगती थी चोट पे, पर्पल कलर की। वो पर्पल कलर की दवाई टिंचर ऑफ आयोडीन ही होता था। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब है चुटकी भर आयोडीन। आयोडीन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आप आयोडीन को चोट पे लगा दो तो वो बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को रोकता है। तो चोट पे आयोडीन, लेकिन आयोडीन तो सॉलिड होता है, कैसे लगाऊंगा उसको? तो उसको पानी में घोल के लगा नहीं सकता, चोट पे पानी थोड़ी ना लगाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, अल्कोहल को सॉल्वेंट चुना। इन टिंचर ऑफ आयोडीन में हमने जो सॉल्वेंट चुना वो अल्कोहल लिया। अल्कोहल आप सबको पता होगा ये भी एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो अल्कोहल को हमने एज अ सॉल्वेंट लिया और आयोडीन को हमने एज अ सॉल्यूट लिया, और आयोडीन को हमने एज अ सॉल्यूट लिया और थोड़ा सा आयोडीन लिया, अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया। दोनों ही एंटीसेप्टिक है, दोनों को चोट पे लगाया, तो इसको हम बोलते थे टिंचर ऑफ आयोडीन। अब क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता था, बहुत फैलता था, दिखने में बहुत अजीब लगता था, तो इसलिए अब इसका इस्तेमाल उतना नहीं होता है। बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक्स, डिटोल वगैरह, सेवलॉन वगैरह आ गए, बट ठीक है अपने टाइम पे ये ओजी हुआ करता था, ओजी। हाँ चलो अब ठीक है। अब सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमारे सॉलिड हों, जैसे एलॉयज। अब इसमें 22 कैरेट गोल्ड है और 2 कैरेट के आसपास सिल्वर या कॉपर होगा, तो दोनों सॉलिड है, तो ये हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉयज इसके एग्जांपल आ जाते हैं। सॉलिड लिक्विड, चीनी को पानी में घोल दिया तो सॉलिड लिक्विड हो गया, बहुत बेसिक यार। लिक्विड, शराब को शराब में घोल दिया, शराब को शराब में घोल दिया, ठीक है ना। एसिटिक एसिड, विनेगर यानी सिरका क्या होता है, उसमें एसिटिक एसिड मिक्स हो रखा होता है पानी में, सिंपल है। इसके बाद गैस लिक्विड सॉल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक्स, जिसमें गैस को हमने लिक्विड में घोल रखा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। गैस सॉल्यूशन जैसे कि एयर इसका बेस्ट एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब का मिक्सचर। तो सॉल्यूशन भी अलग अलग टाइप के हमारे पास हो सकते हैं। बात समझ में आती है। अब यहां से एग्जाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यह प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की वजह ज्यादातर प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, बताओ फिर भी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर है। सेकंड, इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो इतने इवनली मिक्स्ड हैं कि आपको सिंगल फेज मिलेगा, एक ही फेज देखने को मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं। थर्ड, बाउंड्रीज अलग अलग विजिबल नहीं होंगे, बिकॉज ये होमोजेनियस मिक्सचर है, तो बाउंड्रीज कैसे अलग अलग विजिबल हो सकती है। अगर आपने पानी में नमक घोल दिया तो नमक और पानी अब आपको अलग अलग नजर नहीं आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था, शुरुआत तो यहीं से हुई थी कि सॉल्यूशन क्या है, जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है। तो साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ये इनकी पहचान है भैया। होमोजीनियस तो कोई और भी हो सकता है, सिंगल फेज में तो कोई और भी हो सकता है, बट इनकी पहचान क्या है? बेसिकली इनकी पहचान है कि इनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। अब क्योंकि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो क्या ये टेंडल इफेक्ट शो करेंगे? इसलिए पढ़ाया था ये। तो आंसर है टेंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, बिकॉज टेंडल इफेक्ट शो करने के लिए पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा अगर हुआ तो लाइट से चली जाएगी, 1 से बड़ा हुआ तो ही लाइट स्कैटर होगी, और लाइट स्कैटर होना बहुत जरूरी है टेंडल इफेक्ट के लिए, है ना भाई।
है ना भाई, है ना भाई, है ना भाई, है ना भाई, ठीक है। तो भैया पार्टिकल का साइज छोटा है। इसके बाद 6 पॉइंट कहता है कि सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे हो चुके हैं कि आप छान के अलग, या डिकेंटेशन 7th 8th में पढ़ा होगा। डिकेंटेशन का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से निकाल लेंगे। जैसे अगर आपने पानी में नमक घोल दिया, ठीक है, बड़ा गहरा सवाल, इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। अगर पानी में नमक घोल दिया तो सबको पता है छान के तो अलग नहीं होगा, लेकिन क्या डिकेंटेशन से अलग हो सकता है। मतलब अगर मैं एक पानी में नमक घोल दूं और उसको एक कंटेनर में छोड़ दूं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो क्या नमक नीचे बैठेगा? यस और नो? आंसर नहीं। जो नमक नीचे बैठ गया मतलब आपने घोला नहीं है ढंग से। अगर नमक एक बार पानी में घुल गया तो नीचे नहीं बैठेगा। मिट्टी बैठ जाती है क्योंकि मिट्टी सॉल्यूशन नहीं बनाती है, पढ़ेंगे, लेकिन नमक पानी में जाके बनाता है सॉल्यूशन। इसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, पार्टिकल नीचे बैठता ही नहीं है। देयर इज नो डिकेंटेशन, देयर इज नो डिकेंटेशन। सॉल्यूशंस आर स्टेबल सिंस व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सॉल्यूशंस बहुत स्टेबल होते हैं अगर आप उनको एक बार मिक्स करने के बाद अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, मतलब डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो उसमें कुछ भी नीचे नहीं बैठेगा या ऊपर नहीं आएगा। जैसे ऑयल और वाटर में आप उन्हें मिक्स कर दो, डिस्टर्ब कर दो, फिर छोड़ दो तो ऑयल ऊपर आ जाता है। मिट्टी को पानी में घोलो, डिस्टर्ब कर दो, नीचे बैठ जाए थोड़ी देर बाद, अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो। लेकिन यहाँ पे अनडिस्टर्ब छोड़ने में पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल। पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। तो ये हमारे हुए सॉल्यूशंस। इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं सस्पेंशंस पे। किस पे चलने वाले हैं भाई? सस्पेंशंस पे। लेकिन सॉल्यूशन को पहले पूरा खत्म करते हैं, फिर सस्पेंशन, फिर कोलॉइड, और फिर चलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, न्यूमेरिकल। यानी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी आएगा। सर न्यूमेरिकल तो फिजिक्स में आता है, बहुत बेसिक यार। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन किया था, ऐसे यहाँ पे टॉपिक आया कंसंट्रेशन के ऊपर। सस्पेंशन के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज सारा का सारा सॉल्यूशन रिवाइज कर लो, तभी आगे सस्पेंशन समझ में आएगा, कसम से, वरना समझ में नहीं आएगा। जल्दी से डन भाई। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग एक इंसान मतलब एक मिक्सचर के बारे में, और वो है हमारे पास सस्पेंशंस। अब इतना तो आप समझ गए कि सॉल्यूशंस ऐसे मिक्सचर है जिनमें पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है। लेकिन फिर सस्पेंशन कौन है? अगर मैं यहां पे इनको डिफरेंशिएट कर दूं एक साथ, तो सस्पेंशन कौन होने वाले हैं भाई? इनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। यानी कि सॉल्यूशन कौन? जिनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। कोलॉइड्स कौन? जिनमें सस्पेंशन कौन? जिनमें पार्टिकल का साइज 1000 से बड़ा है। तो फिर 1 से 1000 के बीच में वालों को क्या कहेंगे? तो आंसर है कोलॉइड्स कहेंगे। इनमें जो साइज रहेगा वो 1 नैनोमीटर से तो बड़ा रहेगा, लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटा रहेगा। मतलब 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में ये कहीं लाई करेंगे। तो अभी हम कोलॉइड्स की तो बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बात सस्पेंशन की कर रहे हैं। तो सस्पेंशन कौन होने वाले हैं? अगर इनकी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके पढ़ें, बिल्कुल सॉल्यूशन से कॉन्ट्रास्ट करके, तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सस्पेंशन, फिर एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। बट पहली बात, पार्टिकल का साइज, यानी साइज ऑफ पार्टिकल जो है, साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है। अब क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है, तो आप कह सकते हो, ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई, बिकॉज पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है। अब अगर पार्टिकल नेकेड आई से दिख रहे हैं, तो हेंस दीज मिक्सचर्स, क्योंकि है तो मिक्सचर के टाइप से, दीज मिक्सचर्स आर, कौन से मिक्सचर्स होंगे? ये ऑब्वियस सी बात है, ये मिक्सचर्स हमारे लिए हो जाएंगे हेट्रोजीनियस। मैं ऐसा करता हूं, सस्पेंशन के आपको एग्जांपल दे देता हूं, ताकि जब भी मैं कोई प्रॉपर्टी पढ़ाऊं तो आप उससे रिलेट कर पाओ। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हो सकता है सैंड प्लस वाटर। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हो सकता है सैंड प्लस वाटर। सेकेंड, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सॉल्ट प्लस एल्कोहल। क्या आपको पता है एल्कोहल में सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता? जैसे पानी में मिट्टी नहीं घुलती है, ऐसे ही एल्कोहल में सॉल्ट नहीं घुलता है।
इसके और मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसके बीच में, है ना। लेकिन वो मैं अलग से नहीं करूँगा बिकॉज अभी मेरे पास अल्कोहल अवेलेबल नहीं है। वो मैं बड़ी मुश्किल से मार्केट से खरीद के लाया था। एक्चुअली लक्ष्य को, मेरा जो ऑफिस में मेरे साथ रहता है, उसको मैंने बोला था एक सर्टन प्रकार की अल्कोहल लाने के लिए। बट आप ये वीडियो मैं अभी इसके बाद डालता हूँ। पहले ये पढ़ते हैं कि सैंड और वाटर में सैंड हमेशा नीचे बैठ जाती है और आपको खुली आंख से दिखती है, पार्टिकल 1000 से बड़ा है। सॉल्ट सिमिलरली जो पानी में घुल जाता है वो बिल्कुल अल्कोहल में सैंड की तरह बिहेव करता है और नीचे बैठ जाता है, जाके घुलता नहीं। तो पार्टिकल्स खुली आंख से दिखेंगे और अगर खुली आंख से दिख रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ये कौन सा मिक्सचर हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस हो जाएंगे। अच्छा, अब जो सस्पेंशन है क्या वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो आंसर है हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल बिकॉज पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, तो हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल एंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप पार्टिकल्स को बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दोगे तो नीचे बैठ जाएंगे, जैसे कि मिट्टी में होता है। इसलिए मैंने पहले एग्जांपल दे दिया। अगर आप पानी में मिट्टी को घोल दो, जबरदस्ती ऐसे घुमा दो तो वो घूमते रहेंगे, लेकिन अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो क्या होगा, सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अगला पॉइंट, क्या आपको लगता है कि सस्पेंशन लोग टेंडल इफेक्ट शो करते होंगे? बड़ी गहरी बात है। देखो यहाँ हमने पीछे क्या पढ़ा कि टेंडल इफेक्ट वो शो करेगा जिसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा। अब यहाँ तो पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है, तो इन्हें तो भैया टेंडल इफेक्ट शो करना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि इनके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो टेंडल इफेक्ट चाह के भी शो नहीं कर पा रहे हैं। आप समझो, मान लो मेरे पास एक जैसे भाई अभी कमरे में धुआं क्रिएट किया बॉटल के अंदर, तो धुआं बॉटल में घूम रहा है। सोचो धुएं के पार्टिकल इतने बड़े हो जाएं, 1000 नैनोमीटर से बड़े हो जाएं, तो वो नीचे बैठ जाएंगे ना, जैसे मिट्टी बैठ गई। अब नीचे बैठ जाएंगे तो फिर ऊपर तो कुछ रहेगा नहीं, तो वो टेंडल इफेक्ट कैसे शो करेंगे? तो पॉइंट इज कि अगर मेरे पास इस कंटेनर के अंदर मैंने एक सस्पेंशन लिया और जोर जोर से घुमा दिया और अभी पार्टिकल यहीं है, अब अगर मैं टेंडल इफेक्ट करवाऊंगा तो हो जाएगा, पाथ विजिबल हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगा तो पार्टिकल तो नीचे बैठ जाएंगे, और अगर पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे तो क्या तब ये टेंडल इफेक्ट शो कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं। तो सर अब तो हम कंफ्यूज हो गए, हम ओवरऑल लिखें क्या कि क्या ये शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो इसका आंसर कैसे लिखना है कि व्हेन सस्पेंशंस are disturbed, particles move around and can show Tyndall effect, but when left undisturbed, particles settle down and hence can't show टेंडल इफेक्ट। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको टेंडल इफेक्ट में यस और नो लिखना हो एमसीक्यू में, तो आप नो लिखोगे, बिकॉज हम जब भी एक सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन का मतलब ही नीचे बैठना होता है ना, सस्पेंड हो गया, सस्पेंशन हो गया। तो हम जब भी सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे अनडिस्टर्ब्ड ही पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल नीचे बैठे होंगे। और अगर पार्टिकल नीचे बैठे होंगे तो इतना आपको समझ जाना है कि वो टेंडल इफेक्ट यानी कि स्कैटरिंग जो है वो शो नहीं करेंगे। तो ऐसे ओवरऑल ठीक है। पर कभी कभार अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया कि वो स्कैटर हो रखे, आपने उन्हें डिस्टर्ब कर रखा है, तो वो अलग बात हो जाएगी। ठीक है। तो व्हेन सस्पेंशंस आर डिस्टर्ब्ड पार्टिकल्स मूव अराउंड एंड कैन शो टेंडल इफेक्ट, बट व्हेन अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। अब वहां पे हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि हम सॉल्यूशंस को छान के या डिकेंटेशन से अलग नहीं कर सकते, बट क्या यहाँ पे कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, तो कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन।
क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि छान के या थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ के इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास हो गई किसकी प्रॉपर्टी, सस्पेंशन की, जो कि आप नोटिस करो तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल ऑपोजिट है सॉल्यूशंस के मुकाबले। बात समझ में आती है? अब बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे पास आने वाला है कोलॉइड, लेकिन क्योंकि मुझे लिखने में बहुत टाइम लग गया तो ऐसा करता हूं, पहले मैं यहाँ पे कोलॉइड्स की सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। ये मैं पे हटा देता हूँ, कोलॉइड्स की यहाँ पे मैं सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ और फिर हम कोलॉइड्स को यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया यहाँ पे इनका जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से मैच होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कोलॉइड्स हैं ये सबसे कम बच्चे इन्हें जानते हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास होते हैं पर हमें पता नहीं चलता है हमारे पास हैं। कैसे मैं बताता हूँ, लेकिन पहले वीडियो कट मारता हूँ, यहाँ पे कुछ करेक्टर्स लिखता हूँ ताकि टाइम बच जाए आपका। चलो हाँ जी, अब हम बात करेंगे कोलॉइड्स के बारे में। तो कोलॉइड्स जैसे कि बात हो चुकी है पीछे कि ये जो हैं बेसिकली इनका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से तो बड़ा है लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटा है। यानी कि सॉल्यूशंस जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा था उसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली घुल गए थे, एक प्रकार से सॉल्यूशन बन गया था, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया था। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज 1000 से बड़ा था तो कहीं ना कहीं पार्टिकल इतने बड़े थे कि उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही थी वो तो सब पे होती है, बट इतनी थी कि वो पार्टिकल सस्पेंड हो रहे थे नीचे। लेकिन क्योंकि कोलॉइड्स में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा रहता है और 1000 से छोटा रहता है तो कहीं ना तो ये पूरी तरह घुले होते हैं सॉल्यूशन की तरह और ना ही सस्पेंशन की तरह ये बहुत जल्दी नीचे बैठते हैं। यही रीज़न है कि कोलॉइड्स को हम लोग हैंगिंग स्टेट भी कहते हैं। इनको हैंगिंग स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि एक प्रकार से ये लटके हुए हैं, ना सॉल्यूशन की रेंज में आते हैं ये, ना सस्पेंशन की। सॉल्यूशन की तरह पूरी तरह घुले भी नहीं हुए और सस्पेंशन की तरह नीचे भी नहीं बैठते। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले इनके एग्जांपल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा मुझे लगता है, ताकि एक ओवरव्यू आता रहे। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लड, यानी कि भाई ब्लड जो है वो एक कोलॉइड है, उसमें पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 1000 के बीच में रहता है। इसका सेकंड बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है मिल्क। वैसे तो अभी एक आगे टेबल आएगी, देखो इसमें दुनिया जहान के और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, बट अभी के लिए सबसे कॉमन एग्जांपल्स इसके ब्लड और मिल्क हो सकते हैं। अब आप पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। पहली, साइज जो है बात हो चुकी है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। यानी कि ये दिखने में भले ही होमोजीनियस होते हैं बट होते ही हेट्रोजीनियस है। अगर मान लो कट निकला, ब्लड निकला, तो ब्लड दिखने में कैसा लगता है, होमोजीनियस लगता है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट मिलेंगे, विच मीन्स दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस। सेम फॉर मिल्क। आप एक नई दूध की थैली लेके आओ, काटो, पतीले में डालो, दिखने भले आपको वो होमोजीनियस लगे बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। अब क्योंकि ये क्या शो करते हैं, टेंडल इफेक्ट, जिसकी वजह से कोलॉइड्स बाकी दोनों से बहुत यूनिक हैं। बेटा पेपर में क्वेश्चन धक्के खाता है, आप में से भी बहुतों के आएगा या जिसके स्कूल में चैप्टर हो गया उसके आया भी होगा टेस्ट वेस्ट में, कि 3 कंटेनर्स हैं, एक में सॉल्यूशन है, एक में सस्पेंशन है, एक में कोलॉइड है। आपको गैस करना है किसमें सॉल्यूशन सॉरी यार, किसमें सॉल्यूशन, किसमें सस्पेंशन और किसमें कोलॉइड है। तो भैया तीनों को अनडिस्टर्ब छोड़ दो, जिसमें पार्टिकल नीचे बैठ गए वो तो सस्पेंशन है, अलग कर दो, दिख ही जाएगा। अब बचा सॉल्यूशन और कोलॉइड्स, बिकॉज दोनों ही होमोजीनियस है और एक दिखने में होमोजीनियस है, बट है तो होमोजीनियस दिखने में ही, ऑल्दो इट इज हेट्रोजीनियस। तो अब आपको क्या करना है बेटा, एक टॉर्च लेना है, लाइट ऑन करनी। टॉर्च मारने के बाद जो लाइट का पाथ विजिबल कर देगा, जैसे कि अभी हमने धुआं देखा था, धुआं एक प्रकार से, पहले तो बता दो बेटा, फॉग, स्मोक, ये सब भी कोलॉइड है। देखो स्मोक लिखा हुआ है, फॉग लिखा हुआ है, ये सब भी कोलॉइड है। तो हमने जो एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले बॉटल में किया था वो एक्चुअली में कोलॉइड ही था। द पॉइंट इज कि कोलॉइड जो होते हैं उनका पार्टिकल का साइज 1 से 1000 के बीच में आता है, जिसकी वजह से वो टेंडल इफेक्ट तो शो करते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सस्पेंशन की तरह नीचे नहीं बैठते, जल्दी नहीं बैठते, बैठते वो भी हैं, जल्दी नहीं बैठते, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेंडल इफेक्ट लंबे समय तक करते हैं। पार्टिकल्स को आप जनरली खुली आंख से नहीं देख सकते, कभी कभार दिख भी जाता है अगर 1000 के बहुत करीब है तो, लेकिन आप इसे एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो आसानी से।
कांट बी फिल्टर्ड यूजिंग नॉर्मल फिल्टर पेपर। आप इनको छान तो सकते हो, जैसे बेटा आप सबको पता है ब्लड हमारी बॉडी में छनता है, लेकिन क्या ब्लड छनता है किडनीज के अंदर? 9th क्लास के बच्चों को नहीं पता होगा, बट 10th में हमें किडनी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एक प्रकार से समझ लो हमारी किडनी में भी फिल्टर पेपर्स लगे होते हैं, बहुत सारे छन्नियाँ लगी होती है, जैसे हमारे घर में चाय को छानने के लिए, आटे को छानने के लिए अलग अलग छन्नी है। बट क्या मैं नॉर्मल छन्नी से कोलॉइड्स को छान सकता हूँ? अगर मैं नॉर्मल छन्नी से मिल्क को या ब्लड को छानूंगा, फ्रेश मिल्क को जिसमें मलाई ना हो, फ्रेश मिल्क को, और फ्रेश ब्लड को छानूंगा, तो क्या कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे? नहीं, इनके अलग फिल्टर पेपर आते हैं, इसके बाद में कभी पढ़ेंगे। मोर स्टेबल देन सस्पेंशन। अब सस्पेंशन तो कुछ ही मिनटों में नीचे बैठ जाते हैं, तो ये सस्पेंशन से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ये सॉल्यूशन से कम स्टेबल है। अब दूध को अगर आप बाहर छोड़ दो, अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर, क्या मान लेते हैं 20-25 डिग्री सेल्सियस है, तो वो फिर भी 1-2 घंटा 3 घंटा सर्वाइव कर जाएगा, है ना। लेकिन वहीं पे ब्लड देखें तो आधे घंटे में ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सस्पेंशन तो कुछ ही मिनट में। तो सस्पेंशन से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन सॉल्यूशन से कम स्टेबल है। अब यहाँ पे आगे वाली स्लाइड करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि जैसे कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट था। सॉल्यूट कौन था? जो घुलता था, और सॉल्वेंट कौन? जो घोलता था। ऐसे ही कोलॉइड्स में हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड हम नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज सॉल्यूट तो वह है जो घुल जाता है, लेकिन कोलॉइड्स में चीज़ें पूरी तरह घुली हुई नहीं है। तो यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। जो घूम रहा हो वो डिस्पर्स्ड फेज है, जिसमें घूम रहा हो वो डिस्पर्स्ड मीडियम है। एक प्रकार से आप मन में, बेटा कहीं किताब में मत लिख देना, मन में डिस्पर्स्ड फेज को सॉल्यूट जैसा कंपेयर कर सकते हो। ऑल्दो सॉल्यूट वो होता है जो घुल जाता है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज वो है जिसमें घूम रहे हैं हम, और अगेन डिस्पर्स्ड मीडियम डिस्पर्स्ड फेज वो है जो घूम रहा है। जैसे ब्लड के अंदर, वाटर के अंदर सेल्स घूम रहे होते हैं, तो वाटर हो गया डिस्पर्स्ड मीडियम क्योंकि उसमें घूम रहे हैं, और सेल्स हो गया डिस्पर्स्ड फेज। मैं कह रहा हूँ ना, एक तरीके से डिस्पर्स्ड फेज को आप सॉल्यूट मन में मान सकते हो, और डिस्पर्स्ड मीडियम को सॉल्वेंट। बट ये सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं है ना, है ना, बात समझ में आई? अरे हाँ, ये अच्छा, ये ऑटो ब्राइटनेस पे हो रखा है कैमरा शायद, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, आपको ये और अच्छे से दिख रहा होगा। आगे करूँगा तो 1 सेकेंड रुकना। ये बात भाई साहब, ऐसा लग रहा है शरीर में कोई लाइट है, ये देखो, ओहो मेरे शरीर की लाइट ऑफ हो गई, ये देखो, ओ भाई साहब, मेरे भाई साहब, ये पर गलत बात है, मैं इसको ठीक करूँगा, बट अभी के लिए चलो काम चलाते हैं। अब डिस्पर्स्ड फेज जो है, अगर वो कोई लिक्विड है और डिस्पर्स्ड मीडियम गैस है, मतलब कोई लिक्विड गैस में घूम रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। ऐसे कोलॉइड्स को एक स्पेशल नाम दिया गया एरोसोल। फॉग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। फॉग कैसे बनता है? सर्दियों में पानी हवा में आ जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो पानी है हमारा फेज जो घूम रहा है, किस में घूम रहा है? हवा में, तो एरोसोल। इसका एग्जांपल में क्लाउड भी आए, क्लाउड भी तो फॉग ही है एक प्रकार से, है ना भाई। सॉलिड घूम रहा है किसी गैस में, अभी हमने थोड़ी देर पहले धुआं क्रिएट किया था, धुआं, वो एक प्रकार से क्या था? सॉलिड के पार्टिकल्स गैस में घूम रहे थे। अच्छा, इसको भी एरोसोल ही कहते हैं। सबके एग्जांपल लिखे हुए। गैस घूम रहा है लिक्विड में, गैस घूम रहा है लिक्विड में, गैस लिक्विड में कैसे घूम सकता है? शेविंग क्रीम देखिए आपने, शेविंग क्रीम, उसमें अंदर हवा भरी होती है, तभी तो वो इतनी फूली होती है, उसमें अंदर हवा भरी होती है ना, उसको हम फोम भी कह सकते हैं। लिक्विड घूम रहा हो लिक्विड में, इसको इमल्शन कहते हैं। 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, अभी तो खैर आप 9th में हो। अगर लिक्विड घूम रहा हो लिक्विड में, ऐसे कोलॉइड को हमने इमल्शन नाम दिया है। मुझे पूरा यकीन आप सबने इमल्शन पेंट्स का नाम सुना ही होगा, है ना, पक्का सुना होगा। मिल्क में क्या होता है? ऑयल घूम रहा होता है वाटर के अंदर, तो ऑयल हो गया डिस्पर्स्ड फेज। मिल्क में अगर मैं बात करूं, मिल्क में डिस्पर्स्ड फेज कौन होता है? ऑयल जो घूम रहा होता है, और डिस्पर्स्ड मीडियम जिसमें घूम रहा होता है वो कौन होता है भैया? वाटर होता है। तो ऑयल घूम रहा होता है वाटर में, ठीक है ना। इसके बाद सॉलिड घूम रहा है किसमें? लिक्विड में, इसको हम क्या बोल देते हैं? सोल। सॉलिड घूम रहा है किसमें? लिक्विड में, इसे क्या बोल देते हैं? सोल। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी आप जानते नहीं, लेकिन मड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप बड़े होके पढ़ोगे, ये एक प्रकार का एंटा एसिड है, एसिड सरा। बाकी यार देखो, गैस घूम रहा हो सॉलिड में, लिक्विड घूम रहा हो सॉलिड में, सॉलिड घूम रहा हो सॉलिड में, इन सबके नाम है, एग्जाम्पल है। कई बार स्कूल में ये टेबल नहीं करवाते हैं। अगर आपके स्कूल में टेबल नहीं करवाई जाती है तो आपको ये नहीं करनी है, बट कई बार स्कूल में ये टेबल करवाई जाती है और उसके ऊपर एक आध नंबर का सवाल आता है। अगर ये आपके स्कूल में टेबल करवाई जा रही है तो उसके ऊपर सवाल कैसे आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय एरोसोल? तो एरोसोल इज अ टाइप ऑफ कोलाइड इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज ईदर लिक्विड और सॉलिड, बट डिस्पर्स्ड मीडियम इज गैस। समझ गए? व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शन?
अ टाइप ऑफ कोलॉइड जिसमें डिस्पर्स फेज और मीडियम दोनों लिक्विड हो। एग्जाम्पल दे दो। कभी कभार ऐसे उल्टा भी सवाल आता है कि बताओ ऐसे कोलॉइड को क्या कहते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज और मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, और एक एग्जाम्पल दे दो। तो इस टेबल से एक आध नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है जी। हाँ, अब हम बात करेंगे बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा कि दुनिया में 3 प्रकार के मिक्सचर और हैं। 2 तो थे ही, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के और मिक्सचर हैं जो हमने पढ़ लिए, मतलब सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। अब सस्पेंशन और कोलॉइड्स की बात नहीं होगी, भूल जाओ, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, एग्जाम में सवाल भी आ जाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, एक ही बात है, ठीक है ना। आओ बात करें। जैसे परसेंटेज होता है, परसेंटेज क्या होता है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए। मान लो आपका 500 नंबर का पूरा टेस्ट था, पूरा आपका 500 नंबर का मार्क्स में से आपके 450 आ गए, तो परसेंटेज कितनी आई आपकी? आंसर है 90%। पॉइंट समझना क्या हो रहा है। परसेंट का मतलब आपके टोटल नंबर तो 500 में से आए थे 450, लेकिन 100 में से कितने आए भाई, उसको हम बोल देते हैं परसेंट। 100 में से कितने आए, इसको हम बोल देते हैं परसेंट। ऐसे ही अगर मुझे ये निकालना हो कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन। पहले नॉर्मली समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिकली भी समझेंगे। ऑल्दो आप सबको पता है कि हम लोग वन शॉट के दौरान क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं ज़्यादा। हमारा ये मानना है कि पहले हम पूरा 1 शॉट कराएं यूट्यूब पे। ऑल्दो पेड बैचेस में ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग, 7-7 क्वेश्चन करते हैं, बट इससे 1 शॉट बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे 1 शॉट पढ़ने जब बच्चा आता है तो मेनली वो रिविजन करने आता है शॉर्ट में पूरे चैप्टर की, फिर क्वेश्चन आंसर्स के लेक्चर उसके बाद डालते हैं ना। तो जैसे कि हम लोग अब एक लेक्चर लेके आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर करा दिए, मोशन, अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग, और ये हो गया इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अब मैं एक सेशन ले आऊँगा यहाँ पे जिसमें इन तीनों के MCQ सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर ये सेशन आपको पहले चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर आपको इससे पहले अगला चैप्टर चाहिए लॉज ऑफ मोशन, तो वो लिख दो। जो आपको चाहिए कमेंट में लिख दो, उसके हिसाब से काम कर देंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि आप लोग मालिक हो, हम लोग नौकर हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ छोड़ो, आप बताओ कि मेरे पास 1 ग्लास पानी है, 1 ग्लास पानी है, 2 ग्लास में इक्वल अमाउंट में पानी है, एक में मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी और एक में मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो किसमें चीनी की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है 2 चम्मच। कंसेंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा ध्यान रखना, कंसेंट्रेशन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। कंसेंट्रेशन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। पहला फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन कराऊंगा समझोगे। लेकिन अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है और मास गिवन है, ऊपर आएगा, जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितने मार्क्स आए अपॉन में टोटल इनटू में 100, तो वैसे ही है। ऊपर आएगा सॉल्यूट का मास, नीचे आएगा टोटल सॉल्यूशन का मास, इनटू में आ जाएगा 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 आ गया। एक और तरीका है, अगर हमें मास की बजाय वॉल्यूम गिवन हो, कभी कभार क्वेश्चन में मास की बजाय वॉल्यूम गिवन, ऑल्दो NCERT में जितने भी सवाल हैं सब में मास ही गिवन। ऐसे NCERT में ज़्यादा सवाल तो है भी नहीं, बट जितने भी सवाल हैं सारे सवालों के अंदर आपको मास के बजाय वॉल्यूम ही गिवन है। ओह सॉरी, वॉल्यूम के बजाय मास ही गिवन है। बट फिर भी बेटा यू नेवर नो, पेपर में आ जाए तो कुछ नहीं है, बस मास के बजाय वॉल्यूम आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट के बजाय ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज जब लिक्विड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं तो मास निकालने से ज़्यादा आसान वॉल्यूम होता है, तो फिर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। और नीचे आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ऑल्दो हम क्वेश्चंस तो वैसे नहीं करते हैं, बट मैं फिर भी एक सवाल ले आया हूँ ताकि हम एक बार इस फॉर्मूले को समझ सकें, ठीक है ना। बाकी इकट्ठे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। दोबारा से अगर बोला जाए कि कंसंट्रेशन निकालो एक सॉल्यूशन की या सॉल्यूट की सॉल्यूशन में, तो एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, और वो है मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा,
नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ध्यान रखना, सॉल्वेंट नहीं आएगा। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, नीचे सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉल्वेंट नहीं आएगा, सॉल्यूशन आएगा। इनटू में आ जाएगा हमारे साथ 100, और अगर वॉल्यूम दे रखे तो वॉल्यूम। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, इस सवाल में बोल रखा है इफ 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले मुझे बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले मुझे बताओ कि हमारा सॉल्यूट कौन है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा सॉल्यूट कौन है, सॉल्ट है, और सॉल्यूट का मास हमारे पास कितना है, 50 ग्राम। इसके बाद बात करते हैं मास ऑफ, क्या हमें सॉल्यूशन गिवन है या सॉल्वेंट का मास गिवन है। अब जो पानी है वो सॉल्वेंट है, और दोनों को मिक्स करके बनेगा सॉल्यूशन। तो हमें जो ये 150 ग्राम दे रखा है, ये तो पानी का मास है, और पानी हमारे लिए सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया हमारे पास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 150 ग्राम। अब अगर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है तो नीचे तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अभी ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके बनता है। तो क्या मैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकाल लूँ पहले, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भैया, कि सॉल्यूट का जो मास है और सॉल्वेंट का जो मास है उन्हें ऐड कर दो। अब सॉल्यूट का मास 50 था, सॉल्वेंट का मास 150 था, ऐड करके आ गया 200 ग्राम। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है बेटा, आधा नंबर मिल जाता है अगर आगे भगवान ना करे कोई गलती हो जाए। तो मास ऑफ सॉल्यूट नीचे आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब सॉल्यूट का मास हमारे पास कितना है 50, सॉल्यूशन का मास हमारे पास 200 आ चुका है, इनटू में 100। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको काटा तो 25। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम ये 100 में से निकाल रहे हैं तो परसेंट आएगा, तो 25% हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बेसिक सा एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में भी 1 या 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट में और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में। जो इन टेक्स्ट वाला है वो तो समझ लो सेम ऐसा ही है, ठीक है। द ओनली पॉइंट इज कि ये क्वेश्चन आपको बस एक कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए दिया गया है। आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, भी क्वेश्चंस करेंगे। चलो अब हमारे पास क्योंकि हम एकदम नए टॉपिक पर जा रहे हैं तो प्लीज़ पिछला एक बार रिवाइज करते चले जाएं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगेन 2 प्रकार के और सॉल्यूशंस के बारे में, सब अलग अलग बेसिस पे हैं, उनको आपस में कोरिलेट मत करना, है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन या ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो, मान लो मैं आपको 1 गिलास पानी देता हूँ। अब 1 गिलास पानी में मैं 1 चम्मच नमक डालता हूँ, घोलता हूँ, 2 चम्मच नमक डालता हूँ, घोलता हूँ, 3 चम्मच नमक डालता हूँ, घोलता हूँ, 4 चम्मच नमक डालता हूँ, घोलता हूँ, 5, 6, 10। लेकिन एक ऐसा लेवल आएगा ना जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, बिकॉज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि नमक एक्चुअली पानी की खाली जगहों में जाके एंटर करता है, खाली जगहों में जाके एंटर करता है और उस जगह को भरता है। अब यार खाली जगह कभी तो भरेगी, तो आप और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। तो भैया अगर आपने एक सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर रखा है, अब आप उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। मतलब मान लो एक कंटेनर पड़ा हुआ है पानी का, अब आप और पानी नहीं डालोगे उसके अंदर, पानी जितना है वो फिक्स्ड है और उसका टेम्परेचर भी है लेट अस सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही उतना ही पानी में आप कितना नमक घोल सकते हो मैक्सिमम, अगर आपने घोल दिया मैक्सिमम उतना, अब आप उसमें और नमक नहीं घोल पा रहे तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए? यानी कि अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच वी कैन नॉट डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते इन अ गिवन सॉल्वेंट एंड अगेन एट गिवन टेम्परेचर, इन अ गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। बिकॉज टेम्परेचर चेंज कर दोगे या सॉल्वेंट और डाल दोगे तो चीटिंग है। तो एक गिवन सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर पे अगर आप उसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसे कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर वहीं पे आएगा अनसैचुरेटेड। मुझे समझ में आ ही गया होगा कि भैया क्या है, ये उल्टा है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट अभी डिसॉल्व कर सकते हैं। मान लो 1 गिलास पानी में 20 चम्मच नमक का घुल सकता है, आपने सिर्फ 15 या 10 या 5 या 1 चम्मच घोल रखा है, तो अभी उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सेम टेम्परेचर पे, है ना, और बिना सॉल्वेंट डाले, तो हम बोल देंगे वो सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है। चलो
कमेंट सेक्शन पे, बहुत देर से सवाल नहीं पूछा, कमेंट सेक्शन में बताओ हमारे घर में जो नींबू पानी हम बनाते हैं, नींबू पानी, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या अनसैचुरेटेड है? जल्दी से बताओ। हमारे घर में जो नींबू पानी बन रहा है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है? यस 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 यस, वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आपने चुटकी भर उसमें नमक डाला है, आधा चम्मच चीनी डाली होगी, आधा नींबू डाला होगा, तो वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर आपने शुगर सिरप देखा हो, चाशनी देखी हो, तो बेटा कभी कभार चाशनी ठीक है कुछ हद तक अनसैचुरेट होता है, बट जनरली चाशनी जो होती है वो सैचुरेट होती है। एक और प्रकार का सॉल्यूशन होता है, बड़े होके पढ़ोगे, सुपर सैचुरेटेड, जिसमें हम गर्म करके जबरदस्ती और सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। चलो अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के कोई एग्जाम्पल नहीं बन सकते। एक सॉल्यूशन सैचुरेट भी हो सकता है और एक अनसैचुरेट भी हो सकता है, तो इसलिए मतलब समझ रहे हो ना, अगर मैंने पानी में नमक डाला तो वो सैचुरेट भी हो सकता है, अनसैचुरेट भी, वो तो अमाउंट पर डिपेंड करता है, तो उससे कोई एग्जाम्पल नहीं बनते हैं। लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड है और मुझे उसे अनसैचुरेट करना है तो कैसे करें? ऑब्वियस सी बात है, एक तरीका तो आप पानी डाल दो, बट एक गिवन सॉल्यूशन को, मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी घोली, अब चीनी घुलना बंद हो गई, अब मुझे और चीनी घोलनी है, तो कैसे घोलूं? सब जानते हैं, सबको पता है, ज्यादा चीनी घोलने के लिए उसे गर्म करो। गर्म करने से क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट की खाली जगहों पे जाता है, तो जब आप गर्म करोगे तो क्या उनके बीच की जगह और ज्यादा बढ़ जाएगी? गर्म करने में पार्टिकल दूर भागते हैं, तो पानी के बीच में खाली जगह बढ़ जाएगी, तो और ज्यादा चीनी उसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगी। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर अनसैचुरेट में कन्वर्ट करना हो तो आप हीट करके कर सकते हो। अगर आप हीट करोगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेट बन जाएगा, यानी उसमें जगह बढ़ जाएगी और आप और ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। एंड कॉमन सेंस है कि अनसैचुरेट को सैचुरेट करना हो तो आप उसे ठंडा कर दो, ठंडा कर दोगे तो वो पार्टिकल पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास आ जाएंगे तो उनके बीच में जो जगह है वो कम हो जाएगी और चीनी जो है या कोई भी सॉल्यूट जो है वो ढंग से डिसॉल्व या अब डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सॉल्यूशन जो कि अनसैचुरेट था अब वो सैचुरेट हो गया है। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? हाँ जी, पक्का? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब आता है हमारे पास दो प्रकार के चेंजेस। इसके ऊपर भी एक बड़े ही अलग अलग तरीके से सवाल बन सकते हैं, इसकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना कम है। लेकिन अगर मैं बोलूं चेंजेस मतलब बदलाव है, तो बदलाव हमारे आसपास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज जिसमें कुछ भी नया नहीं बनता, बस कुछ बदलता है लेकिन कुछ नया नहीं बनता, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। सर मजा नहीं आया, समझ नहीं आया? आओ देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर मैं बर्फ को पिघलाता हूं तो कुछ नया नहीं बदला है, बस स्टेट बदली है। पहले भी बर्फ H2O था, अब वो पानी बन गया तो अभी भी वो H2O है। तो कभी भी बर्फ से पानी बनते हुए कुछ नया थोड़ी ना बनता है। आप ठीक है, भले किसी इंसान के लिए बर्फ से पानी बन रहा है, बट केमिस्ट्री के लिए बर्फ भी H2O है और पानी भी H2O है, बस स्टेट में डिफरेंस है। तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, अब जब पानी उबलता है तो अगेन कुछ भी नया नहीं बनता है, बस लिक्विड से गैस बन जाते हो आप, समझ रहे हो? लिक्विड से गैस बन जाते हो आप। अगेन अगर मैं बोलूं वेपराइजेशन और बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो मुझे लगता है लगभग सेम बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन होता है और वो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और हम आगे एक और पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ वैक्स, है ना। वैसे किसी की भी आगे मेल्टिंग या बॉइलिंग लिखा हो तो आप समझ जाना वो तो स्टेट चेंज है, स्टेट चेंज है तो आप समझ जाना है कि वो कौन सा चेंज है, फिजिकल। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, स्टीयरिंग ऑफ पेपर, है ना, ये सारे चेंजेस कौन से चेंजेस हैं, फिजिकल। लेकिन अगर किसी चेंज में कुछ भी नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है? हाँ भाई, हम सब ने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है, क्लोरोफिल जो है, जो कि प्लास्टिड्स में बैठा रहता है, क्लोरोप्लास्ट में बैठा रहता है, वो खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, तो नई चीज़ें बना रहा है। तो ये एक कौन सा चेंज हो गया, केमिकल। रेस्पिरेशन सॉरी यार मेरा गला खराब है। रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। लेकिन अगर मैं बोलूं बर्निंग ऑफ
बर्निंग ऑफ वैक्स यानी कैंडल। अब देखो, एक तो है कि आपने कैंडल ली, पैन में रखी, पिघला दिया उसको, वो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो एक फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर आपने मोमबत्ती में आग लगा दी तो वैक्स जलती है। और ध्यान रहे, एक लाइफ हैक दे रहा हूं, किसी के भी आगे लिखा आ जाए बर्निंग, किसी के भी आगे लिखा आ जाए बर्निंग, वो हमेशा केमिकल चेंज होगा। बिकॉज बर्निंग में आप पढ़ोगे चीजें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नया बनता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड नया बनता है तो वो केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें रस्ट नया बनता है, रस्ट। द पॉइंट इज बच्चों कि अगर कुछ नया बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज एकदम नहीं है तो उसे हम बोल दें केमिकल चेंज, अदरवाइज वो चेंज फिजिकल होगा। अब बहुत बार क्या होता है कि आपके सामने 2 4 5 चीज़ें होती हैं और पूछते हैं कि बताओ फिजिकल है केमिकल। जैसे एक बड़ा आता है डाइजेशन ऑफ फूड, तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सा चेंज है, केमिकल। बिकॉज खाना पचता है, हम एमिनो एसिड्स बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो केमिकल चेंज होता है। पसीने का इवेपोरेट होना एक फिजिकल चेंज है। ये भी पूछा जाता है बहुत कि पसीना इवेपोरेट हो रहा है, या समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके नमक बना रहे हैं, तो अगेन वो भी एक फिजिकल चेंज है। बिकॉज नमक बस घुला हुआ है, या छान रहे हैं, चाय को छान रहे हैं, चाय बन चुकी है, वो चाय बनने का प्रोसेस नहीं, चाय को छानने का प्रोसेस क्या है, तो आंसर है फिजिकल चेंज है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। चलो अब एक काम करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे देखो, कमेंट सेक्शन प्यारा बना दो, मजा आ जाए। कमेंट सेक्शन पे मुझे 5 फिजिकल चेंज और 5 केमिकल चेंज बताओ। ये वाले या जो अभी हमने डिस्कस किए उनमें से नहीं होने चाहिए। देख लो, कसम है, तो मैं साइंस की कसम है, तुम्हारे सामने किताब खुली हुई है, अब झूठ नहीं। 5 फिजिकल चेंज, 5 केमिकल चेंज, इनके अलावा जो यहाँ पे लिखे हुए, मैं चाहे साइड हट जाता हूँ, इनके अलावा 5 फिजिकल और 5 केमिकल चेंज हो जाए जल्दी से, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक्चुअली देखो क्या है, मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी दिखा सकता हूँ जहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हम एसिड को बेस में मिक्स कर रहे हैं मेटल्स के साथ, पर उनका कोई सर पैर नहीं होगा बिकॉज वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बट आप समझो, अगर मैं कोई एसिड बेस को रिएक्ट करवा रहा हूँ, उसमें सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, या किसी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, पानी में बिजली पास करा के तोड़ दिया, तो वो बस आपको ओरली समझना है, प्रैक्टिकली वो सब 10th की पढ़ाई हो जाएगी, है ना। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड, जैसा कि बात हुई थी कि इस चैप्टर के लास्ट में आएगा ये, और ये इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा भी है, फिर हम इस वन शॉट को निपटा रहे हैं भाई। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या है, पहले आप इनको समझो। जैसे एलिमेंट कौन है, जो अकेले एक एटम से बने, जैसे सोडियम हो गया, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन वहीं पे कंपाउंड्स में जो एक से ज़्यादा एटम, जैसे H2S हो गया, H2SO4 हो गया, अपना पानी हो गया, अपना पानी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अपना, चलो जो भी है, नमक हो गया, है ना, ये सारे लोग कौन है भाई, कंपाउंड्स हैं, जो एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने हैं। तो पहली बात तो एलिमेंट्स कौन है, तो भैया मैटर विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, है ना, जो सिंगल टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। वहीं पे हमारे पास कंपाउंड्स कौन है, मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स। सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकली कंबाइंड, जो कि आपस में कैसे जुड़े होंगे भाई, केमिकली जुड़े होंगे, केमिकली कंबाइंड होंगे। सेकंड, ध्यान से सुनना, एलिमेंट्स में क्या ऐसा कह सकते हैं कि एलिमेंट्स में तो भैया ऑब्वियस सी बात, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैंने बहुत लंबी लाइन बना दी है, इतना डिफरेंस तो है भी नहीं इसके अंदर, है ना। बट हाँ, ध्यान रखना कि एलिमेंट्स को अगर मैं आगे तोड़ूंगा तो क्या आगे तोड़ के मुझे कुछ मिलेगा, आंसर है कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, एलिमेंट्स तो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने, तो आप कह सकते हो कि कैन नॉट, ओए होए जीवन ही बदल गया, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर into डिफरेंट सब्सटेंसेस, है ना भाई। आप इनको डिवाइड करके और सब्सटेंसेस नहीं बना सकते हो, लेकिन क्या यहां पे आप इनको तोड़ के एक से ज्यादा सब्सटेंसेस बना सकते हो, तो आंसर है यस, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स ऑल्सो, है ना भाई। अच्छा, अब ये एलिमेंट और कंपाउंड के अलावा कंपाउंड और मिक्सचर में भी बहुत डिफरेंस आता है।
अब क्योंकि मिक्सचर और कंपाउंड में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, उसको लगता है मिक्सचर भी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से मिलकर बने और कंपाउंड भी, बस फ़र्क क्या है। और ओरली समझे, आप चाहो तो टेबल की फॉर्म में लिख भी सकते हो। तो मिक्सचर में भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं लेकिन वो फिजिकली मिक्सड हैं। कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं बट केमिकली कंबाइंड हैं। इनमें जो रेशो रहता है वो फिक्स रहता है। सॉरी, मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं रहता है लेकिन कंपाउंड्स में रेशो फिक्स्ड रहता है। अगर आपने H2O बनाना है तो 2 H और 1 O ही चाहिए होगा, लेकिन मिक्सचर में कोई रेशो फिक्स नहीं है। मिक्सचर में कंपोनेंट्स को हम फिजिकली अलग कर सकते हैं पर कंपाउंड्स में हम कंपोनेंट्स को फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर में प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, नमक नमकीन है, पानी में जाने के बाद भी नमकीन है। आयरन अट्रैक्ट हो रहा है तो पानी में मिट्टी या नमक में जाने के बाद भी ऐड हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से। लेकिन वहीं पर कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बदल जाती हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, आपको पता है बहुत जल्दी आग पकड़ता है हाइड्रोजन, सबको पता होगा, और ऑक्सीजन आग लगने में हेल्प करती है। लेकिन H2O क्या करता है, आग बुझाता है। तो टोटली डिफरेंट है क्योंकि कंपाउंड्स में प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ इस चैप्टर का वन शॉट। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सबके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए, और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको अगला लेक्चर किसके ऊपर चाहिए, तीनों चैप्टर जिनके वन शॉट आ चुके हैं उनके कंबाइंड क्वेश्चन आंसर्स, या आपको अगला चैप्टर चाहिए लॉज ऑफ मोशन। तब तक बस पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करें। साइंस एंड फन मोटिवेशन नाम के एक चैनल पे हम लोगों ने बहुत अच्छे, बहुत मेहनत के साथ ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठा के आपके लिए वीडियोस डालना शुरू किए, जहाँ पे हम आपको मोटिवेट करते हैं या कुछ टेक्निक सिखाते हैं कि अपनी पढ़ाई की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं, वो भी चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।